अब उन्होंने उत्तर वैदिक कालीन चीज़ें बहुत सारी पढ़ ली। अब अगर वो ध्यान से थोड़ा भी सोचेंगे तो उन्हें उत्तर इसका पता है, दिख रहा है। लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि बहुत लोग इसका उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। उन्हें थोड़ा-सा इतना बात सोचना है कि भई उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विशेषताएँ पूछा है। अब उत्तर वैदिक कालीन पूछा है या केवल वैदिक कालीन की बात करें, तो इतनी बात तो यार भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। पृथ्वी पे जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं मानव द्वारा उनका अध्ययन है। ठीक है? अब उसे कई भागों में बाँटा गया है। तो हम यार जो भी ब पहली बात तो जहाँ वैदिक सभ्यता जिस क्षेत्र में थी वो आ जाएगा, क्षेत्र बताएँगे। अब क्षेत्र में जैसे हम अभी वर्तमान भारत का भौतिक विभाजन करते हैं जिस तरीके से, उस तरीके को ध्यान में रख के अगर कोई लिखाता उस समय आंसर कि जैसे भारत का भौतिक विभाजन है वैसे वैदिक सभ्यता के टाइम भारत का भौतिक विभाजन करना है कि जहाँ उनका विस्तार है कि पर्वत कहाँ थे, पठार कहाँ थे, मरुस्थल कहाँ था, जलवायु कैसी थी, वर्षा कैसे होती थी, वनस्पतियां कैसी थी, आंसर तैयार है। 6-7 पॉइंट आपके हो जाते हैं। रेफरेंस क्या देना था? रेफरेंस देते आप ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। रेफरेंस देते आप चारों वेदों में से यजुर्वेद में, एक आध ब्राह्मण का नाम लेते, क्योंकि भाई ऐसी चीज तो है नहीं जनरली कि आप ऐसी चीज कोई बहुत मतलब स्पेसिफिक पॉइंट बता रहे हैं कि डर रहे हैं कि भाई ऋग्वेद का वर्णन ऋग्वेद में नहीं किया गया होगा। भौगोलिक परिस्थिति है, बिना उसके संदर्भ लिए कोई चीज़ तो संभव है नहीं। तो आप ऐसे मोटा-मोटा मतलब एक जनरल तरीका मैं बता रहा हूँ, आप हैंडल कर सकते थे। बहुत लोग आए, मैंने बात की, तो मुझसे कहते हैं कि सर इस सवाल को कैसे हैंडल करना था? हम कहा यार ये तो बहुत सरल सवाल था। ठीक है, अब स्पेसिफिक मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि भाई मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल भी रहा है लेकिन मैंने इस पे कहा इसी तरीके से सवाल और बहुत सारे आ जाते हैं इतिहास में जनरल। ठीक है, तो आप एक कीवर्ड जनरल पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो हमने बात की हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में देखो मैंने आपसे एक किताब बताया कि घटना चक्र आप आती है उनकी, उसमें से ठीक है, हिस्ट्री कंटेंट के लिए ये और बाकी आप देखो आपने क्या किया होगा, आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे। अगर नहीं लगाए हैं तो पीवाईक्यू, पीवाईक्यू में जितने टॉपिक आए हैं, अब पीवाईक्यू केवल 2, ये जैसे क्या होता है यूथ वालों ने निकाला है पीवाईक्यू तो उन्होंने पूरा दे दिया है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, सब है। लेकिन आप क्या कीजिए केवल यूपीएससी और यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस दो के पीवाईक्यू आप निकालिए। तो ये आप अगर इन दो पीवाईक्यू पे और इन पे क्या कीजिए, देखिए इनके मॉडल आंसर पे ज्यादा मतलब नहीं रखना है। ये बात बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सुनिएगा। बहुत लोग क्या होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मुख्य परीक्षा के देखते हैं और उसके मॉडल आंसर तो उसी पे क्या डिपेंड हो जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है यूपीपीसीएस और यूपीएससी के जो मुख्य परीक्षा के पूर्व पूछे गए प्रश्न हैं उनसे उनसे क्या करना है, उनसे क्या करना है कि टॉपिक्स हमें डिवाइड कर लेने हैं। टॉपिक्स, अब देखो हिस्ट्री को आप कई पार्ट में बांटते हो, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, साथ ही आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो आप अगर देखते होंगे कि ज्यादातर सवाल क्या होते हैं आर्ट एंड कल्चर, और एक तो आर्ट एंड कल्चर होता है और दूसरा क्या होता है मॉडर्न। दो भाग होते हैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर को अगर बांटोगे तो देखोगे आप बहुत मोटा मोटा जो एग्जाम का अभी तक पैटर्न रहा है इतिहास में कि उन्होंने पहला मुख्य रूप से देखो कहाँ कहाँ से पूछे हैं, मोटा मोटा हिंट दे रहा हूँ नहीं तो जैसे ज्यादा टाइम नहीं दे हो जाएगा। ठीक है, जैसे एंशियंट की बात करें तो एंशियंट में वो वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इनसे सवाल हर हालत में उनको पूछना ही पूछा है। हड़प्पा सभ्यता में उन्होंने नगरीय नियोजन को 4-5 बार पूछ लिया है मेंस में। यूपीपीसीएस ने 2 बार पूछा है, 2 बार यूपीएससी ने पूछा है। और सामाजिक आर्थिक और धार्मिक स्थिति, जब भी आपको पढ़ना है तो सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति को जरूर ध्यान रखना है उस टाइम की। ठीक है, संस्कृति में तो सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति, और जब ये करेंगे तो समाज में ही आपको भाषा का ध्यान रखना है। ये आपको आयाम हो गए इतिहास में। तो जब भी आर्ट एंड कल्चर का आप कोई सवाल कीजिए तो सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति, और धर्म की बात करेंगे तो धर्म से संबंधित कुछ स्थापत्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो उन पे आप फोकस कर लीजिए, काम खत्म। अब इनको आप देखिए, जब भी इतिहास, अब कहते हैं इतिहास के सवाल में हम मानचित्र कैसे बनाएं, जो भी इतिहास है वो बिना भूगोल के संभव ही नहीं है। ठीक है, कोई भी इतिहास होगा वो किसी विशिष्ट स्थान का होता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता एक निश्चित स्थान पे है। पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के नगरीय नियोजन को, तो आप उनके नगरों का, अगर नगरों को मानचित्र में दिखाइए। अगर आप नगरों में से संबंधित आपको कोई डायग्राम याद है, जैसे एक आपने सबने पढ़ा होगा, एक होता था उनका निचला नगर, निचला नगर, एक होता था ऊपर वाला गढ़ जिसे बोलते थे, क्योंकि असमानता थी। आप उसको डायग्राम से दर्शा सकते हैं, दर्शाइए। नहीं दर्शा सकते, कम से कम मानचित्र में आप उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र बनाइए, जिसमें आप हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र बनाते हुए मुख्य रूप से 4-5 शहर जो बहुत
हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, इनका इंडिकेट कीजिए। इस तरीके से आप देखिए जिन पे सवाल पहली बार पूछा गया है, उन टॉपिक्स को इंडिकेट कीजिए। प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं, उसके सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं होना है। टॉपिक्स को इंडिकेट कीजिए, फिर टॉपिक्स पे अपने अपने विचार रखिए कि यार ये इन्होंने सॉल्यूशन दिया है तो सबके पास होगा, हमारे पास क्या हो सकता है। तो आप देख रहे हैं अभी प्रीलिम्स में भी वो हिस्ट्रियोग्राफी से सवाल पूछ रहे हैं, इतिहास लेखन से। इस बार देखिए 3 सवाल इतिहास के हैं, उनसे पूछ लिया लोक सेवा आयोग ने। तो ऐसा है कि वो अगर आप मेंस में भी इतिहासकारों के एक आध नाम जैसे जो जनरल किताबों में मिलते हैं, उनका उल्लेख करते हैं। जैसे एंशियंट हिस्ट्री का कोई भी सवाल आप लिख रहे हैं, तो एक इतिहासकार है एलवासम, ठीक है, एलवासम। इन्होंने एक किताब लिखी थी द वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है, द वंडर दैट वाज इंडिया। तो इस किताब में इन्होंने भारतीय संस्कृति की बड़ी प्रशंसा की है, हर क्षेत्र का, चाहे वैज्ञानिक पहलू हो, धार्मिक पहलू हो, सांस्कृतिक पहलू हो, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिए। इस राइटर का नाम याद रखिए एल वासम का, और इनका आप उल्लेख कीजिए किसी भी चीज में जब बता रहे हो, चाहे गुप्त पीरियड हो, ठीक है। गुप्त पीरियड का इन्होंने बहुत अच्छे से स्वर्ण काल के रूप में उसकी प्रशंसा की है। मौर्यों में अशोक के धम्म की बहुत अच्छे से इन्होंने व्याख्या की है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब है कि एंशियंट में आप थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाने की कोशिश कीजिए जो आपके रेंज में है। फिर उसके बाद मॉडर्न मिडिवल में आइए, तो मिडिवल में आप देखते हैं बहुत कम टॉपिक है मुख्य परीक्षा में पूछा जाने लायक। कैसे? एक तो आप देखिए कि जैसे राजनीतिक इतिहास हमारे मुख्य परीक्षा में आ नहीं रहा, तो हमें सांस्कृतिक इतिहास पे ध्यान ध्यान देना है। तो संस्कृति में क्या आता है, हमने पहले बताया सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक है, और धार्मिक स्थिति, और साथ ही उसमें स्थापत्य कला वाला आ जाएगा। तो इन क्षेत्रों पे तो उसमें 2 चीजें मिनिमल में ज्यादातर पूछी गई हैं, एक धार्मिक आंदोलन, और एक जो मतलब धार्मिक आंदोलन का मतलब क्या है, भक्ति आंदोलन, और दूसरा सूफी। तो भक्ति और सूफी के इर्द गिर्द जो अच्छी चीजें आपके पास हो पाए, एक आध इतिहासकार के नाम, 4-5 ठो सूफी संत, 4-5-6 जो आपके मध्यकाल में हुए हैं भक्तिकालीन संत, उनके विचार, उनकी रचनाएं। देखो विचार आपको सब याद है, आप सब जानते हो कि वो सब प्रोग्रेसिव थे। तो आप प्रोग्रेसिव विचारधारा लिखोगे तो काम चल जाएगा। अब प्रोग्रेसिव विचारधारा के साथ अगर उस व्यक्ति का नाम लिख देते हो कि कबीर ने क्या कहा, नानक ने क्या कहा, तो आप देखो कमाल कर दोगे। यही अंतर होता है जो सिलेक्ट हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कंटेंट के स्तर पे, कि कंटेंट किसका स्पेसिफिक है। फिर उसके बाद बात करें मॉडर्न की, तो मॉडर्न इंडिया में देखिए 2-3 तरीके से सवाल पूछा जाता है। एक तो एक सवाल है जैसे 1857 के बाद से, आप ये ध्यान रखिए 1857 ना कह के मुझे 1757 कहना चाहिए। 1757 से लेके 1947 तक का जो इतिहास है, इनमें कोई भी अच्छी एग्जामिनर पूछ सकता है। एक ज्यादातर सवाल इस दौरान पूछा जाता है, कृषक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। 3 चीज, ठीक है, कृषक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। इन्हें बहुत अच्छे ढंग से आपको तैयार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक पर्सनालिटी बेस्ड बहुत सवाल पूछे गए हैं मॉडर्न इंडिया में। पर्सनालिटी बेस्ड जैसे गांधी जी पे हर साल कोई ना कोई उनकी विचारधारा के इर्द गिर्द सवाल आ ही जाता है हर साल मुख्य परीक्षा में। चाहे वो अगर मान लो हिस्ट्री में नहीं आया, एथिक्स में नहीं आया, तो एसए में आ सकता है, ठीक है। तो गांधी जी को तो बहुत अच्छे से तैयार करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है, भगत सिंह है। तो ऐसे मतलब कम से कम 20 पर्सनालिटी फेमस जो है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद है। इनको आपको तैयार इस तरीके से करना है कि एक तो हम इतिहास में पर्सनालिटी बेस्ड सवाल आ गया, वहां हैंडल कर लेंगे, ठीक है, वहां हैंडल कर लेंगे। और फिर उसके बाद इन्हीं को हमें इतिहास को ही जो पर्सनालिटी है एथिक्स में एग्जाम्पल बनाने हैं। तो जो इनके कोर आइडियाज हो, अगर वो कहीं आपसे ईमानदारी पे रिलेट हो रहे हैं, तो वहां आप काम कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अभी किसी ने कमेंट किया है कि अगर मान लीजिए लिखते समय कालक्रम का ध्यान ना आए तो क्या है, ठीक है। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, कालक्रम आप देखिए स्पेशलिस्ट नहीं है, आप अपनी परीक्षा की जो आवश्यकता है, जो डिमांड है, उसे समझिए कि कालक्रम की आवश्यकता एक इतिहास के विद्यार्थी से ज्यादा की जाती है, और प्रीलिम्स में उन्होंने आपको कालक्रम पूछ के परेशान कर लिया, ठीक है। तो इसको परेशान बिल्कुल मत होइए कि हमने नीचे का मतलब जैसे हमें पहले लिखना चाहिए था तुलसी को, फिर हम लिखते कबीर को, ठीक है। फिर तो ये इसके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। नानक के विचारों में लिखना चाहिए था, या हमें इनको पहले लाना चाहिए था। आप मुख्य परीक्षा में थोड़ा सा क्रम, अगर आप क्रम से लिखते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्रम से नहीं लिख पाते हैं और कंटेंट अच्छा है, शानदार प्रस्तुतिकरण है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पूरा नंबर मिलता है। तो इस बात का इतिहास में ध्यान रखिएगा। मतलब ये बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि यार हम क्या है, हम इस वजह से परेशान हैं, ठीक है, कि हम कालक्रम हम नहीं याद कर पाते, हम क्रम से ही चीजें नहीं रख पाते। लेकिन अगर आप क्रम से रखते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं रखते हैं तो आप परेशान मत होइए, बस उसे
अच्छे ढंग से प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री का। हिस्ट्री के बाद में अगर हम आगे बढ़े, हिस्ट्री आप देखिए कैसे तैयार करना है। तो एक चीज तो मैंने बताया, केवल एक किताब घटना चक्र का जो हिस्ट्री का आया है पार्ट वो ले लीजिए, साथ ही पीवाईक्यू से आप टॉपिक निकाल लीजिए। तो जैसे घटना चक्र सफिशियंट नहीं है, ऐसी बात नहीं कि घटना चक्र अकेले संभाल लेगी, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू के सारे टॉपिक्स और घटना चक्र, पीवाईक्यू के सारे टॉपिक्स और घटना चक्र को मिला लेंगे, फिर उसमें से आप सिलेबस का जब आप वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो कुछ टॉपिक अगर आपको छूटे हुए मिल रहे हैं, या देखिए उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो उन्होंने पूछा था एक बार सवाल, हिटलर की विदेश नीति, मुसोलिनी की विदेश नीति। तो आप एक आपसे ये अपेक्षित है यार, उन्होंने ये पीवाईक्यू में पूछा है, अब उसमें तो केवल नाजीवाद लिखा है, फांसीवाद। तो वो आने वाले टाइम में क्या है, हिटलर की गृह नीति पूछ सकते हैं, मुसोलिनी की गृह नीति क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना दृष्टिकोण खुद डेवलप कीजिए कि यार एग्जामिनर क्या कर सकता है। कभी इस तरीके से आपको दृष्टिकोण नहीं डेवलप करना है कि इस टॉपिक पे सवाल एग्जामिनर ने एक बार पूछ लिया है, दोबारा नहीं पूछेगा। ठीक है, दोबारा फिर पूछेगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा क्या है, आपके प्रेजेंटेशन का खेल है। वो आपके व्यक्तित्व को जानना चाह रहा है इस टॉपिक पे। टॉपिक पे कभी भी सवाल नहीं आएंगे। सवाल जब तो सवाल आएंगे जनरल टॉपिक पे कि यार आप अपने विचार का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि आप जो उसमें आप क्लासिफिकेशन कर पा रहे हो, वर्गीकृत कर पा रहे हो, उन तत्वों को फोकस रखो। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हिस्ट्री का काम हो गया। हमने दो ही कंटेंट में आपको बताया, एक हिस्ट्री का जो घटना चक्र का पार्ट आता है, दूसरा पीवाईक्यू। ठीक है, इसके अतिरिक्त जिसने कुछ भी, जैसे आपको लग रहा है यार कि देखिए जिनके जो सवाल होंगे आप अपने पास लिखते रहिएगा किसी नोटबुक में, या कोई भी है आप लास्ट में पूछिएगा। ठीक है, जिससे एक बार ओवरव्यू हो जाए, फिर मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर आपके सवाल को हैंडल करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा भूगोल सेक्शन पे। ठीक है, तो भूगोल में देखो, एक भूगोल में देखो विश्व का भूगोल है और भारत का भूगोल है। तो ज्यादातर सवाल भारत के भूगोल के आसपास से ही जुड़े होते हैं। विश्व के भूगोल से सवाल जो आते हैं वो मुख्य रूप से फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं, जो भौतिक भूगोल है, जिसमें जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है। ठीक है, इस तरीके से। और या इस तरीके से कहते सकते हो जो आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जैसे चक्रवात है, भूकंप है, ज्वालामुखी है। ठीक है, इन सारे टॉपिक पे भूगोल में सवाल आते हैं, और इन्हीं सारे टॉपिक पे क्या है, आपदा प्रबंधन में भी सवाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब भूगोल में देखो कंटेंट वहां भी मैं बोलूंगा, कंटेंट यहाँ के लिए तो मैं इतना बोलूंगा कि आप अगर घटना चक्र की जो बुकलेट है वास्तव में बहुत अच्छी है। देखिए, किताब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, किताब आप पढ़ेंगे वहां से आपको निकालना पड़ेगा कि भाई चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जैसे जो सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी विशेषताएं क्या है, उनका महत्व क्या है, उनसे हम कैसे निपटे, ये सब उन्होंने दे रखा है आप। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम किताब नहीं बता रहे सर, किताब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, किताब को आपको बताना पड़ेगा। उन्होंने उस गाइड को तैयार किया है इसलिए कि आप कम टाइम में उसे पढ़ के और उसमें जो हमसे छूटा उनसे उन्हें आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, कंटेंट हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जैसे जिसका अच्छा कंटेंट है उसकी तारीफ बनती है। तो उन्होंने कम मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं है फिर भी, लेकिन घटना चक्र का ज्योग्राफी वाला पार्ट बहुत अच्छा है। उसमें एक चीज आपको और एक्स्ट्रा करना है कि कुछ चीजों का अगर उन्होंने डायग्राम नहीं दिया है, कुछ चीजों के चित्र नहीं दिए हैं, उन्हें आप अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का आप उसी से तैयार कीजिएगा। हाँ, ज्योग्राफी में जैसे स्पेसिफिक बनाना है, तो ज्योग्राफी में कोई भी सवाल आए तो उसमें मानचित्र जरूर बनाइए, एक स्टैंड जरूर दीजिए। ठीक है, अधिवास पूछ रहा है, ठीक है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूकंप के प्रभाव पूछा है, फिर भी आप भूकंप पहले डिफाइन कर दीजिए 2 लाइन में, फिर आप भूकंप के इम्पैक्ट पर आइए। ठीक है, जैसे चक्रवात पूछा तो चक्रवात होता क्या है। ठीक है, कोई भी सवाल पूछा है, अधिवास के बारे में पूछा है, तो आप पहले दो चीज मैंने इसमें कहा कि आप एक डिफिनीशन दीजिए स्टैंडर्ड, और दूसरा मानचित्र बनाइए। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके भूगोल के सवाल में होना ही चाहिए। फिर इसके बाद हम आते हैं सोसाइटी पे। ठीक है, तो देखिए सोसाइटी का जो चैप्टर है, सोसाइटी में आते हैं काफी चीजें, लगभग जो भी सोसाइटी का आयाम है उसमें बहुत सारे, मतलब काफी सरल माना जाता है एक तरीके से। सबको कॉन्फिडेंस होता है कि इसमें हम अच्छा कर लेंगे, नहीं मतलब जनरली हम 50% मार्क्स तो ले ही आएंगे, लेकिन आपको अगर 100+ नंबर हासिल करना है फर्स्ट पेपर पे, ठीक है, तो आपको सोसाइटी के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। और ये वो चीज होते हैं कि आप कम टाइम में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, लो हाइनिंग फ्रूट जिसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे
वेटेज लगभग बराबर है सभी का, तीनों सब्जेक्ट का। लेकिन क्या है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, सोसाइटी काफ़ी सीमित है। तो जो भी 10-12 टॉपिक हैं या 10-12 थीम है उसमें, चाहे क्षेत्रवाद हो, ठीक है, चाहे भारतीय समाज की विशेषताएँ हो, सांप्रदायिकता हो, कुछ भी आप, ठीक है? तो आप उसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और उनके लिए देखिए स्रोत की बात की जाए तो स्रोत तो यार मैं उसमें अपनी किताब खुद रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने एक किताब लिखी है इंडियन सोसाइटी पे, ठीक है, और सोशल जस्टिस पे, दोनों पे। तो इंडियन सोसाइटी मैंने 10-15 जो जो भी आपकी 15-16 चैप्टर मैंने बनाए हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसमें सारी चीजें मैंने कंपाइल की है, उन्हें आप देखिएगा। तो बस मैं उसमें करना क्या है, या आपके पास कोई कंटेंट अच्छा है तो उसी पे टिके रह सकते हैं, ठीक है। हाँ, करना क्या है इंडियन सोसाइटी में, तो इंडियन सोसाइटी का कोई भी अगर कोई भी टॉपिक पे सवाल लिख रहे हैं, उन्होंने क्या पूछा है उससे ज्यादा मतलब ना रख के इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। एक तो आप स्टैंडर्ड डिफिनीशन जरूर दीजिए, कुछ भी पूछे हों वो, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने अगर उसमें कि उनका जो हमारा टेल वर्ड है क्वेश्चन का, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। विश्लेषण पूछा है, आलोचना पूछना है, समालोचना पूछा है, पक्ष विपक्ष पूछा है, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। क्योंकि सोसाइटी के सवाल दिखने में बड़े सीधे होते हैं, लेकिन क्या है उतने सीधे होते नहीं है। एक आयाम अगर आप छोड़ देंगे तो एग्जामिनर आपको 2-3 नंबर कम दे देगा। आपको लगेगा यार मैंने 3 पेज भर दिया, सोसाइटी पे सवाल आया था और हमें नंबर कम मिला, ठीक है। तो इंडियन इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस जो भी आप कोई पूछा है मेरे बुक के बारे में, तो आप मैं बता दूंगा बाद में कैसे प्राप्त करना है उसे, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, 2-3 चीज जरूर। एक तो क्वेश्चन बड़े ढंग से पढ़ना है, क्योंकि सरल चीजें हमेशा कठिन होती हैं और ये हमें तब एहसास होता है जब हम गलत करके आते हैं। आप सभी ने प्रीलिम्स दिया होगा उम्मीद है, और जब आप प्रीलिम्स दिए हैं और आप देखेंगे कि पेपर मिलाएंगे तो 4 से 5 सवाल जरूर सिली मिस्टेक से, आपके ह्यूमन ह्यूमन एरर से आपने गलत कर दिया। अगर आप इसे थोड़ा सा सावधान हुए होते तो उम्मीद है कि आप 4-5 और सही कर लेते। तो वही होता है सोसाइटी के सवालों में, ठीक है। बड़े सरल से होते हैं, सीधे होते हैं, लेकिन क्या है हम उसकी एक आयाम मिस कर देते हैं, तो इससे हमें बचना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया GS 1। फिर GS 2 की बात करते हैं। GS 2 पे देखिए, GS 2 जो है तो इसमें आप 2-3 आयाम इसे बांटेंगे। पहले तो आप क्या, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एक, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तीसरा क्या, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और एक आयाम और इसमें बचता है, इंडियन गवर्नेंस, ठीक है। 4 आयाम में मुख्य रूप से आप इसे बांटिए, ठीक है। तो इनके लिए आप कंटेंट की बात करें तो इसमें जैसे घटना चक्र का जो बुकलेट है उससे मैं कहता हूँ 6 के 6 लेना है आपको। तो 6 की 6 में मैंने फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए उसे जरूर कहा। फिर उसके बाद आपको कहा मैंने कि भाई पॉलिटी के भी, पॉलिटी वाला भी उन्होंने ठीक बनाया है, बस दिन ब दिन वो मोटा करते जा रहे हैं, तो उससे परेशान मत होइएगा। जो जरूरी है वो पढ़िए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो घटना चक्र की बुकलेट ले लीजिए। इसके अतिरिक्त जैसे आपके पास बेसिक बुकलेट तो एक होगी, चाहे जिसकी हो, चाहे लक्ष्मीकांत किसी ने पढ़ी हो, किसी ने परीक्षा वाणी पढ़ी हो, तब उसके लिए नई मत बदलिएगा, वही बेसिक रेफरेंस पे टिके रहना है। तो जो आपको वहां, जैसे आपने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, ठीक है, घटना चक्र की आपने बुकलेट दे दी, मुख्य मुख्य परीक्षा वाली ले ली है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि यार इससे भी हमारा कुछ आयाम बच रहा है। चाहे वो आपका देखिए गवर्नेंस उतना उनका बढ़िया नहीं है, लेकिन ये पॉलिटी और राज व्यवस्था वाला ठीक है, उससे काम चल जाता है। जो भी सवाल आते हैं उनसे फंस जाते हैं हर बार, मैंने देखा है लगभग, ठीक है, एक आध क्वेश्चन छोड़ के। गवर्नेंस के लिए आपको क्या करना है, कोई भी जैसे मान लीजिए एक किताब आप फॉलो कीजिए, और जैसे गवर्नेंस के लिए चाहे किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए, विजन IAS का भी कंटेंट अच्छा है गवर्नेंस पर, तो आप उनका भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए IR का। तो IR के लिए कंटेंट में देखिए, किसी भी किताब को, कोई भी किताब किसी के लिए किसी की मत पढ़िएगा। अभी मेन मुख्य परीक्षा का टाइम है, और पहले अगर किसी ने पढ़ा होगा तो अपना देखेगा। मुख्य रूप से आप विजन IAS का जो मेंस 365 आता है IR का मेंस 365, ठीक है, वही पढ़ लीजिए, केवल एक किताब वही पर्याप्त है। और इसके अतिरिक्त आप पूछेंगे कि स्टैटिक वाला कहाँ पढ़ना है, तो जो GS 2 आप घटना चक्र की खरीदेंगे वो दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में। उसमें उन्होंने IR का स्टैटिक पोर्शन बड़े अच्छे से दे रखा है। और ये जो IR की 365 होती है विजन की, इसमें क्या है वो स्टैटिक भी देते हैं और करंट सिनेरियो भी दे देते हैं। तो जो भी आपके कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जो भी अभी हो रहे हैं, वो ले लीजिएगा। अब जैसे ये है वो PCS के लिए निकालते नहीं है, तो UPSC की अभी मुख्य परीक्षा हुई है, आपको मिल जाएंगे आसानी से उनकी उनकी बुकलेट मिल जाएगी IR की, ठीक है। तो उसे ले लीजिएगा आप लोग। अब जो पुराने हैं, नए में आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य परीक्षा से 1 महीना पहले जो भी बड़े कॉन्फ्रेंस हुए हैं करंट में, जैसे
आईआर की बात कर रहा हूँ, अभी ध्यान रखिएगा। करंट में उन पे आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा। जैसे कौन से बड़े कॉन्फ्रेंस, तो उन बड़े कॉन्फ्रेंस जैसे कोई विश्व बैंक की कोई बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई हो जिसमें भारत के संदर्भ में ज्यादा टिप्पणी की गई हो। इसी तरीके से ठीक है, इसी तरीके से आपको मान लीजिए, जैसे मान लो सेकंड पेपर में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर भी एक हमारा यूनिट है। तो उसमें जैसे कुछ जैसे विश्व बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ है, इन पे सवाल आते रहते हैं, अक्सर आए हैं, फिर आएंगे, ऐसा मत सोचिएगा नहीं आएंगे। इन पे आपके पास नोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आईआर के लिए। आईआर में अब लिखना कैसे है, तो लिखते टाइम क्या करना है, आईआर का कोई भी सवाल आए तो उसमें भी ये जरूरी होता है कि आप उस संबंध को दर्शाइए। तो एक तो जैसे मान लो भारत पाकिस्तान संबंध पूछा या भारत के पड़ोसी देशों से संबंध पूछा, तो आप इंट्रो में हमेशा अगर कोशिश कीजिए कि एक ऐतिहासिक आयाम लेने की कोशिश कीजिए, कि इंट्रो लिखते समय आपने ऐतिहासिक आयाम ले लिया कि भाई इनके बीच ये समझौता हुआ था, अगर याद, या इन्होंने एक लंबी ऐतिहासिक काल से ही इनके पीछे। हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे आईआर में मतलब इंट्रो कैसे लिखना है, इंट्रो में कोशिश करना है हिस्टोरिकल आयाम से शुरू करना है। ठीक है, जैसे भारत नेपाल का संबंध आ जाए तो भारत नेपाल के बीच एक मित्रता संधि 1950 में होती है। ठीक है, उसका रेफरेंस ले सकते हैं, या ऐतिहासिक काल में भी कह सकते हैं आप। जैसे किसी को नहीं पता है कि भाई ब्रिटिश काल में दोनों क्या थे, नेपाल पूर्ण उपनिवेश नहीं रहा लेकिन अर्ध उपनिवेश रहा है। तो दोनों ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से थोड़े से पीड़ित थे। ठीक है, उस संदर्भ में, या 1950 की संधि आपको याद होती है, जनरली जो पढ़ता है थोड़ी दिन पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगी, वहां से ले लीजिए। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल है तो आप उसकी स्थापना के साथ, उसके मुख्यालय के साथ, और उसका जो मैंडेट होता है, निर्देश या उद्देश्य के साथ, तीन चीजें अगर इंट्रोडक्शन में शामिल कर लेते हैं तो बेहतर ढंग से आप इंट्रो बन जाएगा आईआर का। फिर मेन बॉडी में अगर आईआर में आइए तो आईआर में देखिए आयाम खूब बांटने हैं आपको। आयाम जैसे आप बात करते हैं ना, तो वहां आप बताओगे। एक तो अंतरराष्ट्रीय संबंध लिख रहे हो तो उसमें जैसे आईआर में एक तो राजनीतिक हमारा हो जाएगा। तो राजनीतिक में क्या होता है, दोनों देशों की द्विपक्षीय जो बैठकें होती रहती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे से मिलते रहते हैं, कुछ समझौते होते हैं, वो ले लीजिए। ठीक है, फिर जैसे उसमें आप देखते हैं वैज्ञानिक, फिर आप उसमें राजनीतिक के बाद आर्थिक पे आइए। आर्थिक आर्थिक में क्या डालोगे, इंटरनेशनल जो हमारा ट्रेड है, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना है, किसके पक्ष में है, सरप्लस है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ठीक है, हाँ, किसी ने पूछा है देखो, इंट्रो कितने वर्ड में होना चाहिए। तो इंट्रो देखो, जनरली अब मैं बता रहा हूँ आपको, यूपी पीसीएस 125 और 200 वर्ड का में सवाल पूछता है। ठीक है, क्योंकि बीच में जब लास्ट में सारे सवाल कंसीडर करना, तो इस वजह से मैं बीच में ले रहा हूँ उन्हें, कि इंट्रो आप देखो 125 वर्ड वाले में 15 से 25 वर्ड लिख सकते हैं। 15 से 25 वर्ड, मतलब कहने का है कि 3 से 4 लाइन। ठीक है, ज्यादा बड़ा इंट्रो करना है तो नहीं, तो 3 लाइन में अगर 125 वर्ड वाला निपटा देते हैं 15 वर्ड में, 15 से 18 वर्ड में, तो बहुत अच्छा है। फिर जो 200 वर्ड वाला है, तो 200 वर्ड वाले में आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से 200 वर्ड वाले में, वैसे मैं सीधा बताऊं मैथमेटिकल तरीके से, तो इंट्रो जितने वर्ड का क्वेश्चन है उसका 10%। 10% बहुत अच्छा इंट्रो होता है, कि भाई शॉर्ट इंट्रो अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इंट्रो आप क्या है, 10% वाला, मतलब इसमें भी अगर 10% की बात करोगे तो 20 वर्ड। लेकिन आप 20 से लेके और 30 वर्ड के बीच में इस इंट्रो को अगर बनाते हैं, 20 से 30 अगर बहुत बड़ा है, कोई परिभाषा परिभाषित करने वाला है, ठीक है, तो उसे क्या है, आप उस तरीके से कर सकते हो कि बी अगर परिभाषित करने वाला है तो परिभाषित किया, फिर उसके बारे में हमने थोड़ा सा बताया, तो आप 30 से 40 वर्ड में जा सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा मत जाने दीजिए। तो मुख्य रूप से आपको इंट्रो क्या करना है, 15 से 25 वर्ड शॉर्ट आंसर पे, लॉन्ग आंसर में 20 से 30 वर्ड में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रो। फिर तो हमारा ये सेकंड पेपर का, सेकंड पेपर में गवर्नेंस वाला पार्ट की बात करते हैं। आईआर हो गया, फिर गवर्नेंस पे। आईआर पॉलिटी में हमने सीधा बताया कि लक्ष्मीकांत, या जिससे आपने पढ़ा है वो ठीक है, और नहीं तो आपने कोई जो भी मेंस का मटेरियल फॉलो किया है, चाहे वो घटना चक्र का हो, विजन आईएएस का नोट्स हो, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आगे तीसरा बात करते हैं हम इंडियन गवर्नेंस का। तो इंडियन गवर्नेंस में देखो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन भी हैं, और कुछ हैं जो डायरेक्टली मेंशन नहीं है। तो जो डायरेक्टली मेंशन है उन पे आप नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स नोट्स वही ना बनाए जिनके पास क्या है, सॉलिड मटेरियल हो, किसी कोचिंग का हो या किसी का हो, जिसे उसे लग रहा है कि इसकी क्या है, डेफिनेशन स्टैंडर्ड है, परिभाषा अच्छी दी गई है, चाहे वो ई गवर्नेंस पे पूछ ले। ठीक है, चाहे उसी में और अन्य पार्ट भी जो गवर्नेंस के हैं उनमें पूछ ले। ठीक है, एक अच्छी डिफिनीशन दी हुई परिभाषा हो, उसके सारे आयाम दिए गए हों। ठीक है, और उसमें उदाहरण दिए गए हों कुछ।
क्योंकि आप जब नोट्स खरीदते हैं तो उन नोट्स में जनरली ये होता है, ठीक है। और जो इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर सबके लिए मैं सब में कंपाइल कर मान लो एक तरीके से बता रहा हूँ। डेली आप कोशिश कीजिए, जैसे पीटी से ज्यादा जरूरी है आपके मुख्य परीक्षा में आप न्यूज़पेपर पढ़िए। मुख्य परीक्षा में आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो डेली के जो घटनाक्रम के से संबंधित आप उदाहरण केस स्टडी अपने आप से बनाएंगे, ये आपकी कॉपी को अलग करेगा, क्योंकि सब लोग ये नहीं कर पाएंगे। आपका दृष्टिकोण किसी घटना को किसी लेकर अलग होगा, मेरा दृष्टिकोण अलग होगा। तो आप क्या है, कोई भी अभी नया इवेंट हुआ होगा उसे उदाहरण बनाएंगे अलग तरीके से, मैं अलग बनाऊंगा। और जो कोचिंग वाला नोट सब पढ़ रहे हैं तो सेम हो सकता है। तो इस वजह से आप डेली न्यूज़पेपर इस समय आधा घंटा जरूर पढ़िए, जो भी मुख्य परीक्षा देने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये प्रीलिम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के टाइम होता है। आप न्यूज़पेपर से एक काम और कीजिए कि जो भी आपको कीवर्ड लगे इंपॉर्टेंट, उन्हें भी सम्मिलित करने की कोशिश कीजिए अपने पार्ट में, ठीक है। तो ये होगा गवर्नेंस का मुख्य रूप से, उसमें डिफिनीशन, उसके सारे आयाम कहीं भी है आप शामिल कर लीजिए, ठीक है। उसमें एक पार्ट होता है सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी एक तरीके से है। एक जगह इसमें अंतर दिखाई देगा आपको कि सोशल जस्टिस आपको सम्मिलित किया गया है जीएस 2 में, जो भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। तो मतलब क्या है कि जब भी आप सोशल जस्टिस का कोई भी क्वेश्चन हैंडल करोगे तो उसमें भारतीय संविधान से जुड़े जो आयाम है या प्रावधान है उस संबंधित टॉपिक में जरूर दिखाने की कोशिश करोगे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो भारतीय संविधान में ये प्रदर्शित करते हैं कि जिससे सामाजिक न्याय हो रहा है, ठीक है, अपने टॉपिक में। चाहे वो कोई भी पूछ ले, समान नागरिक संहिता पूछ ले, सामाजिक न्याय क्या है पूछ ले, दिव्यांगों से संबंधित, जनजातियों से संबंधित कोई भी मुद्दा पूछ, आप उससे संबंधित जुड़ा, अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई मुद्दा है पूछ रहे हैं, उससे संबंधित भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, उनसे संबंधित कौन सी कमेटियां गठित की है सरकार ने, इन पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जीएस हमारा इंडियन सोसाइटी वाला है, ठीक है, कि कमेटियां और उसमें एक सोशल जस्टिस, और उसमें दोनों में आपको कोशिश करना चाहिए कि जो एसडीजी हैं हमारे सतत विकास लक्ष्य, उनको भी जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप होलिस्टिक अपना मतलब विजन आप क्लियर कर पाओगे कि हमारे पास सारे आयाम हैं। हमने जैसे सोशल जस्टिस को आप जनरल नहीं लिख दिया, हमने हमने उसमें वास्तविक उद्देश्य उनके बताया कि भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, हम सामाजिक न्याय जैसे प्रस्तावना में है। तो आप जब भी सामाजिक न्याय की बात करेंगे, कोई भी प्रश्न है तो उसे आप प्रस्तावना का एक रेफरेंस दे सकते हैं कि हम प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड पेपर हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड पेपर पे, ठीक है। तो थर्ड पेपर की बात करेंगे तो थर्ड पेपर में को कई विषयों में बांटा गया है। जैसे जीएस थर्ड को देखोगे तो जीएस थर्ड में पहला सब्जेक्ट हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। दूसरा उसमें दूसरा दूसरा टॉपिक बात करोगे जन मोटा मोटा तो क्या है, साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तीसरा उसमें आ जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। चौथा उसमें आ जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। पांचवा पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो पांच कम से कम मोटा मोटा उसमें सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। कि भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी हो जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाएगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें देखिए जो मेजर पार्ट है वो है लगभग 50% जिसे कह सकते हो, वो है इंडियन इकोनॉमी का, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग 80 से 90 नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है। 80 नंबर के आसपास कम से कम सवाल है, 80 से 90 नंबर के आसपास सवाल आता है इंडियन इकोनॉमी से। फिर उसके बाद आपका सवाल आ जाता है 30 नंबर तक कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और नहीं तो 24 नंबर या ये 20 नंबर के सवाल आपके आ जाते हैं साइंस और टेक्स से। 20 नंबर तक दो सवाल मिनिमम, दो से तीन भी हो सकता है, तीन चार भी कभी कभार। इंटरनल सिक्योरिटी से तीन सवाल तक आ जाते हैं, जैसे मान लो 12 दूना 24 से 32 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। या मान लो दो ही सवाल आया तो इंटरनल सिक्योरिटी से। फिर तो मुख्य फोकस आप इकोनॉमी वाला हो गया, फिर साइंस टेक हो गया, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से एक या दो सवाल आने की जो अभी तक की प्रक्रिया रही है। 12 नंबर में या 8 नंबर में ज्यादा सवाल आ गया तो 20 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। और इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में भी एक से दो सवाल ही आने की अभी तक की प्रथा रही है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का आप क्या करोगे, तो इन्वायरमेंट आप जैसे जब ज्योग्राफी पढ़ देते हो तो उसी को आप थोड़ा सा इन्वायरमेंटल आयाम देखोगे तो पता चलेगा। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कंटेंट। तो कंटेंट देखो इनका, एक तो मैंने घटना चक्र आपको कहा है कि जैसे जो पहली बार दे रहा है, पहली बार दे रहा है वो घटना चक्र की 6 बुकलेट फॉलो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसे उसके पास एक बेसिक मटेरियल हो जाएगा। और नहीं तो अगर कंटेंट ही इधर उधर ढूंढते रहोगे तो सही नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे और अगर कंटेंट की बात करोगे तो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी मेंस 365 आप पढ़ोगे तो बढ़िया काम करेगा ये, ठीक है, विजन आईएएस का। फिर उसके बाद में आप
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देखो इनकी जो किताब है वो बड़ी मोटी है, घटना चक्र वालों की, तो उससे आप एक चक्कर चाहो तो स्किप कर सकते हो। उसके उस दूसरी किताब को, या जैसे मेंस 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ले लो, ये काम करेगा आपका बढ़िया। या फिर क्या करो कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल केवल उन्हीं पे आपके अच्छे नोट्स बन जाए, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल आप फंसा लोगे। बस प्लस करंट अफेयर्स करना है, तो करंट अफेयर्स में आप मेंस 365 कर लेते हो, ठीक है, तो उससे आपका काम बन जाएगा, क्योंकि वो लिमिटेड टॉपिक है। उन्हीं से बार बार सवाल आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, चाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, ठीक है, या 3D हो, जो भी सवाल है उन्हीं से लगातार आ रहे हैं। फिर हम आगे बढ़े इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में देखो जैव विविधता और एक सतत विकास, तो सतत विकास क्या है, बहुत फेवरेट है, ये हर पेपर में आ सकता है। अब कोई कहे केवल हम एक पेपर से जोड़ के रखें, तो ये किसी से जोड़ के नहीं रखा जाएगा, लेकिन थर्ड में ज्यादा जुड़ता है। तो ये इकोनॉमी में भी पूछा जाता है, इन्वायरमेंट वाले भी आयाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंट में मुख्य रूप से देखिए, आपके पास अगर भारत में देखो एक तो वन से संबंधित कुछ रिपोर्ट हो, जीव जंतुओं से संबंधित कुछ रिपोर्ट हो, ठीक है, कि जैव विविधता, वन संसाधन, हमारे मृदा मृदा देखो उसमें भी पढ़ोगे आप, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में उस पर काम कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट के लिए क्या कीजिए, इन्वायरमेंट जनरली जब आप सवाल उठा के देखोगे तो बहुत कम सवाल पूछा गया है, एक या दो सवाल मैं ऑलराउंड की। हाँ धर्मवीर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। अरे बताओ यार, सभी को बताओ अच्छे से। थैंक यू सर, बता रहा हूँ, आप भी सुन गए सर, बहुत अच्छा लगा। नहीं, सही बता रहे हैं आप, उसमें सभी लोग सुने हैं धर्मवीर जी को अच्छे से। जो बताएंगे अच्छे से गाइड करेंगे, वो काफी उनको एक्सपीरियंस है और काफी अच्छे से लिखते भी हैं। एक मिनट में आपके बारे में सभी बता बच्चे ध्यान से सुने हैं आपको। एक मिनट सर, मैं आपके बारे में बता देता हूँ सबसे। ये अशोक सर है, हमारे सहायक नगर आयुक्त हैं अभी आगरा में सर। और सर हमारे मेंटर हैं, गाइड भी हैं, हम लोगों को काफी अच्छे से बताया है इन्होंने। तो सर ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज पे, सर बहुत मतलब हेल्पिंग नेचर के व्यक्ति हैं। हाँ नहीं, कर सकते हैं, धर्मवीर ने जब बताया तो हमेशा ही कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। मेरा नंबर भी चाहे शेयर कर देना आप सभी को। दूंगा सर, बिल्कुल कर दूंगा। आपका इनिशिएटिव अच्छा है, सही डालते हैं आप। बताइए सबको, मैं तो बस ज्वाइन किया था देखने के लिए क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आगे डिजास्टर मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, मुख्य रूप से मैंने पहले ही बताया आपसे, दो सवाल जनरली पूछे जाने की चर्चा प्रथा है, या एक सवाल ज्यादातर आता है, ठीक है। एक सवाल, तो एक सवाल डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या आता है, एक सवाल मतलब मुख्य रूप से सरल सवाल आया अभी तक का जो वो रहा है, कि एक तो आपदा प्रबंधन क्या होता है, यही पूछ लिया उन्होंने। फिर आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये एक जनरल सवाल आता रहता है, अभी पिछली बार ये आया था, ठीक है। एक तो आपदा आपदा में देखो 20 बहुत ज्यादा चीज नहीं है। अगर आप 10-15 पेज या 20 पेज का, एक 10 पेज का भी बढ़िया से कंटेंट बना लेते हो, प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए, मतलब कोई नोट्स या किसी पे नहीं भटकते हो, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और आपदा प्रबंधन पे देखिए, 4-5 दिन में ही आप लोगों के सभी के काम को मैंने आसान कर दिया है। जितने आयाम हो सकते थे सभी पे मैंने किताब लिख दी है, ठीक है। और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए उपलब्ध हो जाएगी, एक हफ्ते में आ जाएगी। तो आपदा प्रबंधन का उसमें मतलब सारे आयाम मैंने बहुत अच्छे से लिया है, केस स्टडी, उदाहरण, ठीक है। जो भी डिफिनीशन है उसमें डिफिनीशन बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से, जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो सकती है या इंडिया में कहीं से अगर बन सकता है, चाहे एनडीएमए के अनुसार, ठीक है, वो सब समाहित किया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत आसानी से, वो 70 पेज का कंटेंट है देखने में, उसे आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में कम भी कर सकते हो। मतलब उसे इस तरीके से बनाया गया है कि आप डायरेक्ट पढ़ के आंसर लिख सकते हो याद करके, मुख्य परीक्षा में इस तरीके से। तो उसे मैं आपको शेयर करूंगा, एक हफ्ते के बाद उसे तैयार कर लूंगा। तैयार कर दिया गया है, एक तरीके से कहिए प्रिंटिंग टाइपिंग और एरर करने लेस करने पे काम किया जा रहा है, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद तो ये हो गया हमारा थर्ड पेपर, ठीक है। हाँ, थर्ड पेपर में मैंने इकोनॉमी पे बात नहीं की मुख्य रूप से। इकोनॉमी पे ये कहा था आपसे कि एक तो मेंस 365 आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मेंस 365, और उसमें भी लिखने का तरीका क्या होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी के सवाल को, कि आप एक डिफिनीशन, जैसे उन्होंने कोई भी टॉपिक पूछा है, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछे, इकोनॉमिक ग्रोथ पूछे, फूड प्रोसेसिंग पूछे, ठीक है, कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है, खाद्य प्रसंस्करण क्या है, इन पे देखिए सवाल हर बार आते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण तो बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक बन गया है यूपीपीसीएस का भी और यूपीएससी का भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास, तो एक अच्छी डिफिनीशन हो आपके पास इन सब पे। आप देखिए सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन भी किया गया है इन सब चीजों का, तो आप उनका कीजिए, क्या कीजिए कि अच्छी डिफिनीशन तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद कुछ कुछ क्या है, डेटा हो, जैसे थर्ड पेपर में ज्यादा हमें डेटा की जरूरत पड़ती है, और इन सब पे क्या है, हमें डेटा आसानी से मिल जाता है। तो अभी आपको देखो, दो ज्यादा डेटा के लिए फेमस है हमारे मुख्य परीक्षा में, जो फ्री में अवेलेबल होते हैं इधर उधर। एक तो ओनली आईएएस का आप डेटा एंड फैक्ट्स वाला रेफर कर सकते हो। दूसरा आप क्या है, शून्य आईएएस का आता है। ठीक है, तो शून्य आईएएस का भी डेटा एंड फैक्ट वाला रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका जीएस थर्ड में इस तरीके से हो जाएगा। और जीएस थर्ड में देखिए, मैंने 3 बार मेंस दिया है, तीनों बार मेरे 100+ मार्क आए हैं। एक बार 101 रहा है, एक बार 100 रहा है, इस बार मेरे 107 नंबर रहे हैं। ठीक है, और मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने और अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब लगातार 100, 97, 98, 105 ऐसे नंबर लाए हैं। तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, इन्हीं बातों के ध्यान में रखते हुए कि डिफिनीशन अच्छी हो, ठीक है, डेटा और फैक्ट हो, कमेटियां उस संबंध में, जैसे कमेटियों का भी आप नाम लिख लो, जैसे फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल पी आता है। ठीक है, तो ट्रिपल पी से संबंधित कौन सी कमेटियां, उनके रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन आप बिल्कुल सरल, मतलब शॉर्ट में याद करोगे, ये नहीं उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन, क्योंकि आप लिख नहीं पाओगे। आपको पढ़ते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम वही पढ़ेंगे जो हम लिख पाएंगे। हम उतना ही कंटेंट हमें चाहिए यार, हम जितना लिख पाए। जैसे बहुत सारा डेटा लेके क्या करोगे, जैसे गरीबी बहुत फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, अब गरीबी बहुत लोगों ने बहुत विचार दिया है, आप क्या कीजिए, उसमें से एक दो अच्छा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसे रख लीजिए कि हमेशा जब भी आएगा मैं गरीबी की इवन की डिफिनीशन लिखूंगा, या विश्व बैंक की डिफिनीशन लिखूंगा। फिर उसके बाद गरीबी के से संबंधित मैंने जनगणना 2011 का डेटा देना है, या नीति आयोग का जो एमपीआई आता है हर दूसरे साल, उसका डेटा देना है। तो आप याद कर लीजिए। बस ये नहीं कि यार बहुत बहुत सारी कमेटियां हैं गरीबी पे, तो जो जो लेटेस्ट वाली हो उनका आप रिकमेंडेशन ले लीजिए। ठीक है, एलटीजी कौन सा जुड़ा हुआ है वो ले लीजिए यार, देखो वैल्यू एडिशन इससे ज्यादा क्या करोगे, बहुत हो गया इतना। ठीक है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। अब आप गरीबी से हट जाइए, नहीं कि गरीबी से अभी भी मैं गरीबी पे ही कंटेंट ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको कितना चीज किस पे चाहिए। फिर आते हैं हम जीएस 4 पे, और जीएस 5 पे, और जीएस 6 पे। ठीक है, तो GS 4, 5, 6 की बात करें अगर, तो देखो जीएस 4 देखो, पहली बात इसकी सबसे विशेषता क्या है, सबसे छोटा सिलेबस। आप देखोगे सब में क्या है, 15 पॉइंट, 18 पॉइंट, 17 पॉइंट, 22 पॉइंट में सिलेबस है। ये आपका केवल 8 पॉइंट में है। कुछ लोग कहते हैं कि यार GS 4 सबसे सरल भी है और इसमें सबसे आसानी से मार्क्स लाया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, तो उन चीजों को हमें समाहित करते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो GS 4 जो 8 यूनिट है, 8 यूनिट में आप देखोगे केवल 7 ही यूनिट है। आठवां क्या है, आठवां में लिखा गया है कि उपयुक्त विषयों पर केस स्टडी। ठीक है, कि जो 7 यूनिट दिए गए हैं उनमें हमें केस स्टडी देना है। तो अगर यूपी पीसीएस मेंस की बात करें, तो 200 नंबर में आप देखते होंगे यूपी पीसीएस मेंस में 17 से 18 सवाल आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। केवल एक या दो केस स्टडी आती है, पिछली बार भी शायद एक ही केस स्टडी आई थी। ठीक है, या दो केस स्टडी आती है, एक 8 नंबर में, एक 12 नंबर में। तो आपकी क्या करना है, यहाँ ज्यादातर आपको क्या सब्जेक्टिव रहना है। केस स्टडी में यूपीएससी में ऐसा कहा जाता है कि केस स्टडी अगर अच्छे से आप हैंडल करते हैं तो एथिक्स में ज्यादा नंबर आने की संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ वो स्कोप नहीं है, यहाँ आपको थ्योरेटिकल ही रहना है। तो एथिक्स में क्या होता है कि हमें ज्यादा नंबर लाने के लिए क्या करना है, एथिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो आप जो 7 यूनिट आपके दिए गए हैं, 7 यूनिट में डिफिनीशन, जैसे नीति शास्त्र एक हो गया, अभिवृत्ति, जैसे मोटा मोटा मैं बात कर रहा हूँ अभी एथिक्स की, कि पहला यूनिट हमारा नीति शास्त्र और मानवीय अंतर संबंध को लेकर है। दूसरा हमारा एटीट्यूड पे है। तीसरा सिविल सेवा में जो हमारी अभिरुचि है और बुनियादी मूल्य, तो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ये सब। ठीक है, तो जितने मैंने अभी नाम लिए सबकी एक मानक परिभाषा हो, तो एक तो जनरल परिभाषा हो। ठीक है, तो एक आप नया ट्रेंड देख रहे होंगे जो मेंस दिए हैं 1-2 बार, कि यूपी पीसीएस जब मुख्य परीक्षा में एथिक्स में क्या होता है, एक ही टॉपिक से 3-4 सवाल आते हैं। अब एथिक्स के टॉपिक में एक ही टॉपिक से 3-4, जैसे अभिवृत्ति पे, तो अभिवृत्ति पे जब एक ही टॉपिक से 3-4 सवाल आ गए, तो उसे हैंडल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अभिवृत्ति की 2-3 डेफिनेशन होनी चाहिए।
एक ही डिफिनीशन अगर बार-बार आप यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा ज़रूर इम्पैक्ट हल्का होगा और 1 से 2 नंबर का आप नुकसान हो सकता है आपको। तो जैसे आप उसमें करेंगे क्या, एक मानक परिभाषा आप जनरल याद कर लीजिए अभिवृत्ति की, दूसरा आप किसी दार्शनिक के अनुसार याद कर लीजिए, तीसरा किसी संगठन के अनुसार अभिवृत्ति की परिभाषा याद कर लीजिए। तो जब 3 आपके पास रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे उन्होंने पूछ लिया अभिवृत्ति और मूल्य, एक सवाल, दूसरा अभिवृत्ति और मत, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल पूछ लिया लोकतांत्रिक अभिवृत्ति और जो सिविल सेवकों के लिए जो अधिनायकवादी अभिवृत्ति है और लोकतांत्रिक अभिवृत्ति। अब देखो आपको 3 सवाल एक ही साल में आए थे, 2018 का पेपर आप उठा के देखोगे तो तीनों सवाल एक ही साल में आए थे। अब 3 सवाल आगे आपको 3 डेफिनेशन होनी चाहिए जनरल। जैसे लोग अब अभिवृत्ति और मत में अंतर लिखना है, एक ही अगर डेफिनेशन लिखोगे बार-बार तो एग्जामिनर सोचेगा यार इसके पास क्या है, विविधता नहीं है। मेंस की इसकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो आप एक तो जनरल लिख दिया, आपने एक में किसी दार्शनिक के अनुसार लिख दिया, किसी में संगठन के अनुसार लिख दिया, कोई संगठन नहीं मिल रहा आपने किसी दूसरे दार्शनिक के अनुसार लिख दिया। क्योंकि दर्शन में काफ़ी चीज़ें एक ही चीज़ को कई लोगों ने अपने मत के अनुसार दिया है, जो विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक है उनके अनुसार। तो ये सबसे ज़रूरी बात। अब दूसरी बात होती है उदाहरण की। तो हमने पहली बात कही परिभाषा, दूसरा उदाहरण। तो उदाहरण आप 2-3 आयाम से लीजिए। जैसे आपने कहा कि भई मूल्य है, तो मूल्य आपने कहा सत्य बोलना। तो सत्य बोलने पे आप अगर एक ऐतिहासिक उदाहरण ढूँढिए और एक दूसरा क्या उदाहरण ले लीजिए कि भई दूसरा उदाहरण आप प्रशासन से ले लीजिए। तो इतिहास में देखेंगे तो भई सत्य बहुत ज़्यादा व्यक्तित्वों का क्या है मूल्य रहा है, एक आधारभूत मूल्य, जिसमें गांधी जी हैं, विवेकानंद हैं, ठीक है? तो स्वामी विवेकानंद हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक ऐतिहासिक उदाहरण और एक जो मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी के लिए। ठीक है? तो 2 उदाहरण, एक हिस्टोरिकल और दूसरा प्रशासनिक। ये बहुत सरलता से मिल जाते हैं। तो एक हमारे पास परिभाषा होनी चाहिए, दूसरा उदाहरण होना चाहिए सिविल इसमें इसे लिखने के लिए। और तीसरा क्या है, अब जैसे आप परिभाषा जब आपके पास अच्छी होती है तो आपका इंट्रो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है जीएस 4 में, ठीक है? जीएस 4 में तो आप जीएस 4 के लिए देखिए बहुत मतलब जिसे कहते हैं आसान है कैसे। ये हो गया एक, आपने जब आपकी कोई भी टॉपिक आया आपने परिभाषित कर दिया, वही आपका इंट्रो का काम कर गया। दूसरा आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आप देखिए उदाहरण देके आपने उसे आपने सिद्ध कर दिया कि भाई मैं ये बात जानता भी हूँ, अच्छी तरीके से समझता भी हूँ। फिर आप आगे बढ़िए तो एथिक्स में क्या होता है, वो सिविल सेवा के संदर्भ में या सामाजिक संदर्भ में, ठीक है? सिविल सेवा या समाज या भारतीय प्रशासन के संदर्भ में महत्व पूछते हैं, विशेषताएं पूछते हैं या उसकी आलोचना पूछते हैं या पक्ष विपक्ष पूछते हैं, तो उसे आप डायग्रामेटिक ढंग से प्रस्तुत कीजिए। तो आप एथिक्स में बहुत ज्यादा आपके पास अगर डायग्राम की विविधता है तो आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान देना है एथिक्स में, कि आप उसे उन चीजों को कैसे रख रहे हैं। फिर कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में जब भी एथिक्स का लिखिए तो एथिक्स में जैसे आप क्या है नैतिक आयाम आपके अंदर झलकना चाहिए आपके आंसर में। तो जो शब्दावलियां हैं हमारी कंक्लूजन की, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, नैतिक आयाम कैसे झलकेगा, उसमें देखिए आप जो का जो सिविल जो हमारा ये है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में जो 3rd यूनिट है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, इनके आप मूल्यों को ले लीजिए हमेशा जब भी आप कंक्लूजन लिख रहे हैं कि इससे क्या होगा। अगर प्रशासन से संदर्भ में है तो आप बताइए सत्यनिष्ठा है, निष्पक्षता है, गैर तरफदारी है, वस्तुनिष्ठता है, बहुत सारे जो मूल्य हैं इनका क्या होगा पालन होगा, ये सुनिश्चित होंगे। फिर इन्हीं के आधार पर जो भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं वसुधैव कुटुंबकम है एक, ठीक है? सतत विकास लक्ष्य में जो भी थोड़ा सा नैतिक रूप से जुड़ रहा हो उसे ले लीजिए। किसी कोई अच्छा लक्ष्य प्राप्त हो रहा हो किसी संगठन का, चाहे विश्व बैंक हो, डब्ल्यूएचओ हो, उसका अधिदेश या उद्देश्य प्राप्त हो रहा हो, उसके अनुसार कर दीजिए कि ये हमें प्राप्त हो रहा है। और हमेशा मतलब एक बेहतर भविष्य का निर्माण आप कर रहे हैं भाई, कि अगर नैतिक प्रशासन होगा तो हम ये हासिल कर लेंगे। एक आदर्श स्थिति जिसे कहते हैं, जैसे मतलब बहुत लोगों की ये कहते हैं कि बहुत आदर्श में चले जाएं, नहीं बहुत में नहीं जाना है। आप हमेशा व्यवहारिक में रहिए कि आप ये बताइए जैसे विकसित भारत 2047 की बात हो रही है तो आप उसे आप शामिल कर लीजिए कि ऐसी स्थिति रही तो हम जल्दी से जल्दी अब उससे पहले भी हासिल कर सकते हैं। तो एक आदर्श आपने स्थापित किया कि भाई हम बात कर रहे हैं 2047 में नहीं विकसित होंगे, हम पहले भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से एथिक्स में मतलब नंबर हासिल किए जा सकते हैं। अब देखिए GS 5 और 6 की बात करते हैं। तो GS 5 और 6, तो GS 5 और 6 जो है ये अभी पहली बार लॉन्च हुए हैं तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है भी कैसे करेंगे, क्योंकि पिछली बार का पेपर देखा लोगों ने तो और अलग से उनका दिमाग खराब हुआ कि भाई सबका सबका यही मानना था, सारी कोचिंग वालों का जो भी है जो स्टूडेंट थे भाई कि जो सिलेबस है, सिलेबस में उन्होंने एक में 21 दिया है, यूनिट 1 में 23 दिया है, ठीक है? हाँ, रौनक पांडे बोल रहे हैं कि एथिक्स का कंटेंट बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ।
ठीक है, एथिक्स का कंटेंट बता देता हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ जीएस 5-6 पे। तो देखिए एथिक्स के कंटेंट में आपको क्या करना है, एक कोई किताब फॉलो करनी है। अब चाहे आप कोचिंग का नोट्स ले लीजिए, ठीक है, कोचिंग का नोट्स लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे आप सारी चीज़ें अपने आप से नहीं तैयार कर सकते सर्च करके। तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, भई उनका इतना अनुभव है इतने दिन से, तो आप जैसे एक पतंजलि आईएएस का नोट्स है धर्मेंद्र सर का, वो अच्छा लिखा है उन्होंने, डेफिनेशन ऑफ ठीक है एक तरीके से, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। या जैसे एक बहुत फेमस किताब है, ज़्यादातर लोग खरीद लेते हैं, लेक्सिकॉन की एथिक्स, तो उसे रेफर कर सकते हैं। आप विजन आईएएस के भी नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं एथिक्स के लिए। ठीक है, तो तीन ये है, तीन सोर्स में एक कोई फॉलो करना है, आप सब मत कीजिएगा क्योंकि फिर आप अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। एक कोई लेक्सिकॉन हो गया, पतंजलि आईएएस का हो गया, विजन आईएएस का, तीन में से एक कोई नोट्स ले लीजिए। ठीक है, हाँ, जैसे ये शिवांशी कह रही है इन्होंने पतंजलि वो उसका लेक्चर किया है ना, तो अच्छी बात है। वो लेक्चर अच्छा है उनका, धर्मेंद्र सर का लेक्चर अच्छा है। बस ये कोशिश कीजिएगा आप कि उसमें वर्तमान या जो करंट प्रशासनिक सिनेरियो है हमारा, उसके एग्जाम्पल ऐड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन वही सेम रहेंगी तो बढ़िया है। नोट्स नहीं है आपको तो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे आप जुड़े रहिएगा, वहां उनका नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो ये बात हुई। अब आते हैं हम जीएस 5-6 पे। तो जीएस 5-6 पे बात कर रहा था ना मैं कि पिछली बार लोग सोच रहे थे कि भाई सेम टू सेम सवाल आ जाएगा भाई, जो जैसे मान लो सिलेबस में उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, और प्राचीन नगर पहला यूनिट है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने जीएस 5 में कुल 21 यूनिट बनाए। फिर उसके बाद में जीएस 6 की बात करें तो जीएस 6 में और एक दो कदम आगे बढ़े, 23 यूनिट में बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत मतलब व्यापक क्षेत्र में उसे बनाया गया है सिलेबस को। तो सबने सोचा कि आ जाएगा, जैसे लिखा है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, तो सीधा सवाल आएगा। या लिखा है कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, तो वास्तुकला से संबंधित जो जनरल सवाल होगा, चाहे गुप्तकालीन हो या वैसे, आ जाएगा। संग्रहालय, तो ज्यादातर सवाल उन्होंने मतलब 5 में तो ठीक पूछे उससे संबंधित, लेकिन 6 में क्या किया उन्होंने, करंट आयाम ज्यादा लिया। ठीक है, तो जब करंट आयाम ज्यादा ले लिया उन्होंने, तो इस वजह से जैसे मान लो उन्होंने पर्यावरण, उसमें पर्यावरण सेंट्रिक, ठीक है, कि जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर सवाल पूछ लिया। ठीक है, आयुष विश्वविद्यालय है, आयुष विश्वविद्यालय पे 200 वर्ड का सवाल पूछ लिया। फर्स्ट पेपर में भी दो चार सवाल उन्होंने बेढंगा पूछा, जैसे बाबा रामचंद्र पे 200 वर्ड का सवाल पूछा, 3 पेज में लिखना था, लोग समझ नहीं पाए कैसे यार हैंडल करें। ठीक है, तो अब जैसे जो पुरानी चीजें हैं उसे हमें सीखना जरूर चाहिए, तो इसी को उसमें देखिए जीएस 5-6 में उन्होंने ही स्कोर बेहतर किया, जिन्हें क्या आता था, मतलब लपेटना आता था, कि कोई भी क्वेश्चन हो भाई पेज भर देंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड डेटा फैक्ट जो है, उससे रिलेटेड जो डिफिनीशन है उसका प्रयोग करके मानचित्र बना के, डायग्राम बना के वो कर देंगे। अब जैसे उन्होंने पूछा था 2000, जैसे मान लो आयुष विश्वविद्यालय पे, कि आयुष विश्वविद्यालय के महत्व के संदर्भ में, तो आयुष विश्वविद्यालय के महत्व के संदर्भ में अगर सवाल पूछा गया है, तो आपको अगर पता है कि यार किसी भी चीज को हम कैसे 5-6 आयाम में तो जनरली बांट देंगे, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व। ठीक है, लेकिन अब सोच रहे थे लोग कि यार आयुष विश्वविद्यालय का आर्थिक महत्व क्या होगा, जनरली क्रिएट ही नहीं कर पा रहे, जबकि बहुत जनरल आसानी से आप क्रिएट कर सकते हो भी। अर्थव्यवस्था कैसे, आयुष विश्वविद्यालय के बनने से अर्थव्यवस्था को कैसे गति मिलेगी, ये आपके सोचने पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे कैसे वहां की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है वो बदलेगी। ठीक है, तो ये गोरखपुर में मान लो जहां बन रहा था, तो सामाजिक आर्थिक आयाम, फिर राजनीतिक रूप से कैसे आयुष विश्वविद्यालय मतलब सरकार को मदद करेगा। ठीक है, फिर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो है ही है आयुष विद्यालय, उसमें आप बताओगे आयुर्वेद को कैसे बढ़ावा देगा, और जो अन्य आयाम है, चिकित्सा, शिक्षा, मेडिकल, हमारा एजुकेशन कैसे बढ़ेगा। ठीक है, एक विश्वविद्यालय के बनने से, तो आपको पॉइंट क्रिएट करना आना चाहिए, आपके पास डायमेंशन की भरमार होनी चाहिए यार। कोई भी टॉपिक है तो मैं इसमें ये जोड़ के लिख दूंगा। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि मुख्य परीक्षा दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो राइटिंग स्पीड पे और दूसरी राइटिंग स्किल पे। कंटेंट तो तीसरा है। दो प्राथमिक चीजें हैं कि राइटिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, और फिर आपके पास राइटिंग स्किल होनी चाहिए कि उस चीज को आप किस तरीके से रख रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब हम एक बात और कर लेते हैं कि कंटेंट क्या हो इसका। तो कंटेंट देखो बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं यूपी स्पेशल का, क्योंकि नया लॉन्च हुआ है, तो कम से कम 2500 कोचिंग इंस्टीट्यूट के या 2500 पब्लिकेशन के आए हैं। लेकिन क्या है, जनरली आपको केवल एक फॉलो करना है, केवल एक। अब केवल एक फॉलो कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप दो, दो क्यों करेंगे, एक आप थ्योरेटिकल ले लीजिए, एक आप क्वेश्चन आंसर वाली बुकलेट ले लीजिए। अब थ्योरेटिकल में आप किसे ले लेंगे, तो थ्योरेटिकल में देखिए दो ले लीजिए।
मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे 1 महीने बाद मैं लगभग हो सकता है जनवरी के बाद आपको जीएस 5-6 की मैं खुद ही कंटेंट बना रहा हूँ, तो आपको पुस्तक उपलब्ध करवाऊँगा। लेकिन अभी देखिए क्या है, घटना चक्र का आप या फिर ध्येय आईएएस का, इन दोनों में से एक का आप सिलेक्ट कर लीजिए। इन्होंने ठीक कंटेंट दिया है। उसके अतिरिक्त जो आपको करना है, वो आपको करना है कि आप सेल्फ से कैसे उत्तर प्रदेश के बजट से, उत्तर प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण से आप जीएस 5-6 के लिए कंटेंट जुटा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए जब जीएस 6 आप देखते हैं तो जीएस 6 का जो पहला यूनिट है उसमें तो उन्होंने सीधा यही पूछा है कि उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य पूछा है, जिसमें अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं उन्होंने लिख रखा है। तो ये आपके पूरे 5 में भी काम करेगा, 6 में भी काम करेगा, क्योंकि बजट ऐसा तो है नहीं केवल अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। बजट सर हर चीज से जुड़ा है, समाज से, राजनीति से, संस्कृति से, धर्म से, सब हर चीज से, भाषा से, संस्कृति से। तो आप उस चीज को जब अन्य आयाम में जोड़ना सीखेंगे कि कौन सी चीज है बजट में जो हमारे संस्कृति वाले, जो उत्तर प्रदेश का प्राचीन ये पूछा गया है वास्तुकला, उसमें जुड़ जाएगा। आयु के संरक्षण में पूरा जो हमारा संविधान से कौन सी चीज जुड़ जाएगी, तब आप एक अच्छा आंसर लिख पाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो जैसे मान लो जीएस 5 की बात मैंने कंटेंट बता दिया और ये बताया कि इस तरीके से करना है। लिखना कैसे है, तो जो अन्य पेपर आप लिखते हैं, जैसे इसमें कुछ चीजें अगर डिफाइन करने के लिए आती हैं तो एक अच्छी परिभाषा दीजिए, डायग्राम बनाइए। एक स्पेशल चीज ये कर सकते हैं, जैसे जनरली कोई ना कोई सवाल जो भी यूपी से संबंधित सवाल आते हैं उसमें वो लोकेशन बेस्ड रहता है। जैसे इतिहास की बात की उन्होंने, तो अगर स्पेसिफिक टॉपिक पे है तो उसका भी कोई लोकेशन रहेगा। तो उत्तर प्रदेश का एक अच्छा मानचित्र बनाना आप सीख लीजिए। कितने सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सेकंड में आप उत्तर प्रदेश का मानचित्र बना पाए। 10 सेकंड ले ले, 15 सेकंड, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। 10-15 सेकंड में ले लें और 30 सेकंड में आपको उसे कंप्लीट करना आना चाहिए। जब भी मानचित्र बनाइए तो हमेशा पेज के किनारे बनाइए और उसे बॉक्स में कीजिए, और जो चीज आप इंडिकेट करना चाहते हैं बाकायदा इंडिकेट कीजिए जिलेवार, जिससे मानचित्र आपका क्लियर रहे और आप में एक अलग चीज दिखे कि भाई हाँ मानचित्र बनाया है इन्होंने, इन्हें पूरी नॉलेज है कि कौन सी चीज कहाँ है, क्या दर्शाना चाह रहे हैं, ये स्पष्ट दिखे। ठीक है, तो ये आप उत्तर प्रदेश में कीजिएगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज उत्तर प्रदेश में आपको क्या है सवाल लिखने के लिए, उत्तर प्रदेश का बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और जो लेटेस्ट आपका समसामयिक आयाम है। देखिए सब सिलेबस का हिस्सा भी है, लेकिन क्या है वो आपके सारे टॉपिक पे काम करेगा। जैसे बहुत सारा रिपोर्ट आता है नीति आयोग का, जैसे स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, ठीक है, एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की कंपैरेटिव स्थिति क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश अगर मान लीजिए गरीबी में इसने सबसे ज्यादा तेजी से सुधार किया है, सबसे ज्यादा संख्या में गरीबों को कम किया है, तो कौन से 3 राज्य हैं जिनके अंतर्गत उत्तर प्रदेश आ रहा है। उन 3 राज्यों का एक आपको बार डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, आप किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही अलग करेगा। देखिए सिद्धार्थ गुप्ता जो पिछली बार यूपीपीसीएस के टॉपर रहे थे, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने यही चीज बताया। देखिए कि सब जानते थे, कुछ किसी को नहीं पता था। उन्होंने सीधे मुझसे कहा कि हम खुद ही नहीं समझ पाए कि हमारे इतने नंबर कैसे आए। लेकिन जनरली अगर मैं बताऊं कि हमने किया क्या था, कि हमारे मतलब इतने नंबर आ गए कि लोगों के आधे भी नहीं आए उतने। जैसे उनके 123 नंबर थे एक पेपर में जीएस 6 में, और जीएस 6 में क्या है लोगों के 50 नंबर, 55 नंबर, 38 नंबर तक आए हैं 200 में। तो उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि मैंने यार बस कोशिश ये की थी कि 50 के 50 पेज भर दिए थे, जो कि उस पेपर में करना सबके लिए कठिन हो रहा था। क्योंकि उन्होंने सवाल जब थोड़ा सा अननोन टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपके पास कंटेंट पर्याप्त नहीं है वैसा पूछा जाएगा तो भाई पेज भरना कठिन होता है। लेकिन तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा यार अच्छी, ये तो बहुत पहली प्राथमिकता है आपने किया। दूसरी उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया था, जहां भी मानचित्र हो सकता था उत्तर प्रदेश का मानचित्र बनाया, मैप बनाया। फिर उसके बाद उसमें जहां भी हो सकता था डेटा, जैसे मान लो उन्होंने कोई भी सवाल पूछा था उससे संबंधित डेटा फैक्ट का भरपूर यूज किया था, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का रेफरेंस देके। तो जनरली जो बात मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, तो उन्होंने मतलब बेसिक चीज मुझे ये बताई कि इतना तो फॉलो किया था मैंने, और बाकी मुझे तो खुद ही नहीं पता चला कि यार लोगों की तुलना में इतना नंबर मेरे कैसे आ गए। मतलब उनसे मैंने बात की। तो ये आप ध्यान रखिए कि हमेशा कुछ आप अपनी तरफ से जो बेसिक जरूरत है उसे पूरा कीजिए। परिणाम क्या होगा आपके हाथ में नहीं है। हमेशा ये सोच के ही काम करेंगे तो ज्यादा संतुष्ट रहेंगे अपने काम से, कि आप अपना 100% दीजिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं तो जैसे ये कहा जाता है कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप ये भी मान लीजिए 100% परिणाम आपका ही होगा।
क्योंकि जो मुझे समझ में आया है कि भाई आप, लोग कहते हैं संतुष्टि के लिए, आप काम करने के लिए, प्रेरित होने के लिए, कि प्रेरणा, कि मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, मेरा काम ही काम करना कर्तव्य है। ठीक है, तो जैसे आप जब GS4 पढ़ेंगे ठीक से, तो उसमें कांट का दर्शन है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। ठीक है, तो ड्यूटी फॉर ड्यूटी, तो हम क्या है, जब समझ के काम ईमानदारी से करेंगे, तो काम आप ईमानदारी से करेंगे, तो परिणाम किसी और का नहीं होगा, आपका ही होगा। ठीक है, ये मैंने महसूस किया है। और मेरे बहुत सारे दोस्त, लगभग 30 से 40 दोस्त लगभग सेलेक्ट हुए हैं, मेरे बिल्कुल जानने वाले, जो PCS अफसर बने हैं, उन्हें, उनके अंदर मैंने जो महसूस किया वो यही था कि उन्होंने कर्तव्य के लिए कर्तव्य किया, लेकिन जो कर्तव्य के लिए कर्तव्य करेगा भाई, जो परिणाम है उसी का होगा ना, दूसरे तो होगा नहीं। जो सिलेक्ट नहीं हुए, उनमें मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट की कमी देखी। जैसे मेरे कई दोस्त हैं जो 2-3 इंटरव्यू दे चुके हैं, 3 इंटरव्यू दे चुके हैं, 4 इंटरव्यू दे चुके हैं, 5 मेंस दे चुके हैं, उनमें बहुत छोटी छोटी कमी मैंने देखी। एक आध तो, एक पहली चीज तो स्पीड की, जो सबसे बेसिक कमी देखी, कि उनका क्या है, स्पीड बढ़िया नहीं था। अगर स्पीड अच्छा होता तो 50 पेज भर पाते, 50 पेज ना भर पाने की वजह से वो 100 नंबर वाला जो आंकड़ा है उसे पार ही नहीं कर पाए। 94, 91, 88, 89, 92, इसमें इस रेंज में रहे, जिससे क्या है उन्हें 7-8 नंबर का नुकसान उठाना पड़ा। अगर वो कंटेंट भी अच्छा है लेकिन स्पीड नहीं है। फिर दूसरी बात उनमें क्या देखा कि किसी की तो राइटिंग बड़ी खराब थी, तो जब राइटिंग बहुत खराब होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी बात स्पीड अच्छी हो। दूसरा क्या हो कि आप क्या है जो लिख रहे हैं उसे किसी भी व्यक्ति को पहली नजर में समझ में आ रहा है क्या लिखा है। ये बहुत जरूरी चीज है। बाकी तो जैसे प्रेजेंटेशन है, कंटेंट है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है, अब इसके बाद बचा है एसए और हिंदी, जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी में देखिए, जो मैंने रिजल्ट देखा है, मतलब पीछे 2018 से, जब से मुख्य परीक्षा इस पैटर्न पे हो रही है, तब से हाईएस्ट 128 नंबर तक आए हैं 150 में। 150 में 128 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली लोग 108, 110, 112, 105, मतलब 95 से ऊपर तो हासिल कर लेते हैं बहुत सरलता से, 97, 98, 100। तो आप हमेशा अपने दिमाग में ये बात लक्ष्य रखिएगा कि 128 आए हैं तो मेरे भी आ सकते हैं। ठीक है, तब आप उस दृष्टिकोण से काम करेंगे। अब अगर 128 नंबर लाना है आपको, तो इसके लिए आपको जो ग्रामर सेक्शन आता है, उनका व्याकरण सेक्शन, उस पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए कि 70 नंबर में हमें 65-66 नंबर हासिल करने हैं। क्योंकि जो थ्योरी वाला है, थ्योरी वाले में जैसे कुछ चीजें हैं रिक्वायरमेंट, उसे मैं बताता हूँ अभी, लेकिन जैसे इसमें आप जब बढ़त ले लेते हैं तो आप मतलब 100 वाली रेस में पक्का आ जाते हैं। अब ग्रामर आप गलत करेंगे तो फिर आप नंबर कम हो जाना है। ठीक है, तो इस रिक्वायरमेंट को समझिएगा। उसके बाद में बात करते हैं हिंदी में। जैसे क्या होता है, एक तो व्याख्या आती है और 2 प्रश्न उत्तर होते हैं, 30 नंबर का ही होता है। एक संक्षेपण होता है, उसमें भी 2 प्रश्न उत्तर होते हैं, 30 नंबर का ही होता है। और 20 नंबर का होता है लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। ठीक है, तो जो व्याख्या है, ठीक है, तो व्याख्या में आप स्पेशल एक बात रखिएगा, जैसे प्रश्नोत्तर है तो प्रश्नोत्तर तो कर देंगे, 5 में से 4 मिल जाएगा। एक मतलब उसका जो हमारा पैसेज होता है उसका हमें बताना होता है शीर्षक संक्षेपण वाले पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन व्याख्या में आप व्याख्या को स्पेसिफिक बनाने की कोशिश कीजिए। कि एक तो हिंदी में आप क्या कीजिए, हिंदी में पर्याप्त टाइम होता है, तो आप दोनों पेन का इस्तेमाल कीजिए, नीली और काली। काली से हेडिंग डालिए, काली से जो प्रश्न है उसका उल्लेख कीजिए, फिर उसके बाद नीली से आंसर लिखिए। फिर उसके बाद उसमें, जैसे अब पहला सवाल है व्याख्या, तो व्याख्या को स्पेसिफिक और कैसे बनाया जा सकता है, कि जैसे मान लो कोई अगर पर्यावरण से संबंधित है, या कोई ऐतिहासिक संदर्भ में है, कोई महाभारत या रामायण के संदर्भ में, या धार्मिक परिप्रेक्ष्य में है हमारा स्टैंजा, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो आप उसमें जैसे पौराणिक घटनाएं हैं, वर्तमान ऐतिहासिक घटनाएं हैं, सामाजिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, भक्ति आंदोलन है, इनसे संबंधित जो घटनाएं हैं उनका उल्लेख कीजिए उसमें। जैसे अगर उसमें ईमानदारी से संबंधित कुछ है, या धर्म से संबंधित कुछ है, तो विवेकानंद के विचार दीजिए आप, गांधी जी के विचार दीजिए आप, उनको टिप्पणी में लिखिए। अब आप इसे देखिए, तब आपको समझ में आएगा जब हो सकता है। अच्छा, मैं आप लोगों को हिंदी की अपनी कॉपी शेयर करूंगा, या हमारे कई दोस्त हैं जिन्होंने 100+ नंबर हासिल किए हैं, उनकी कॉपी शेयर करूंगा कि कैसे उन्होंने व्याख्या की है लगातार, और 100+ नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, तो आप उसमें जैसे 3 पार्ट होता है, उसमें ये करना है। ठीक है, कि कैसे उसे स्पेसिफिक कराएंगे, क्योंकि व्याख्या तो सब लिख देते हैं, लेकिन जब आप टिप्पणी लिखते हैं, जब आप कमेंट लिखते हैं, तो इससे आप स्पष्ट कर देते हैं कि आपने उस स्टैंजा को, उस वाक्य को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ लिया है। और टिप्पणी मतलब क्या, एक उदाहरण भी दे दिया है कि हमने उसे इसे जोड़ के स्पष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 30 नंबर वाला पार्ट पहला। फिर उसके बाद हमारा संक्षेपण वाला है।
उसमें तो शीर्षक, एक तो शीर्षक आपको पता करना होता है, दूसरा संक्षेपण। तो संक्षेपण में तो संक्षेपण की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 1/3 संक्षेपण कितना होना चाहिए। तो संक्षेपण तो जितना होना चाहिए वो मानक आपको याद होना चाहिए। और उसमें क्या है, उसको आपको जैसे कुछ शब्दावली को कम करना आना चाहिए। और उस पे आप जैसे, ज्यादातर लोगों की समस्या ये होती है जो हिंदी में कम नंबर लाते हैं वो अभ्यास नहीं करते। वो कभी फुल लेंथ टेस्ट हुआ तो टेस्ट दे दिए, लेकिन खुद से कभी उन्होंने किसी व्याख्या को नहीं लिखा, किसी संक्षेपण को नहीं लिखा। यहाँ तक इतना भी नहीं लिखते कि जितना प्रीवियस ईयर में आए हैं उन्हीं को उन्होंने कई बार लिखा हो। तो आप लोग बेसिक इस जरूरत को जरूर पूरा कीजिएगा कि जो व्याख्या और संक्षेपण के सवाल आए हैं उन्हें लिखिए और चेक कराइए अपने दोस्तों से, आसपास जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जिससे आपके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो अभ्यास ये है जो आपको क्या है व्यवस्थित ढंग से निर्मित करेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जो भी आपके संक्षेपण के मानक है उन पे काम कीजिए। लेटर राइटिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो लेटर राइटिंग में आपको 20 नंबर में देखिए 18 नंबर, 19 नंबर और 20 में 20 भी मिले हैं। जैसे ये मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, जो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से कॉपी देख के आए हैं मेरे कई दोस्त, वो बताते हैं। और कम नंबर मिलते हैं, 5-6 नंबर भी दे देते हैं लेटर राइटिंग पे। तो एक तो लेटर राइटिंग का सबसे ज्यादा जरूरी है, इस पे देखिए अलग ही सेशन लेने लायक है। लेकिन बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ कि आप उसका मानक जो है कि कहाँ क्या लिखना है, कैसे किसे सूचित करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कि आप छोटे से बड़े को लिख रहे हैं, बड़े से छोटे के लिख रहे हैं। ठीक है, पत्र जैसे उसमें एक ठीक है, पत्र में 3-4 प्रकार के आते हैं। तो जो पत्र हमारा है उसमें आप देख रहे हैं कि सरकारी लिख रहे हैं, अर्ध सरकारी लिख रहे हैं, ध्यान रखिए। अब सरकारी पूछा, अर्ध सरकारी लिख के चले आए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पत्र में ये बेसिक मेरी तरफ से, क्योंकि पत्र लेखन क्या है, एक उदाहरण देके ही समझाया जा सकता है ज्यादा बेहतर ढंग से। ठीक है, और मैंने हिंदी में आपको ये बताया कि भाई ग्रामर सेक्शन पे बहुत मजबूत कमांड बनाइए अगर अच्छा नंबर हासिल करना है। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट जो आप जनरल पढ़ते आए होंगे पहले से, जैसे उन्हीं को आप ले लीजिए। जैसे क्या है, पत्र लेखन के लिए आप एस कुमार की एक बुकलेट आती है, पतली सी पीडीएफ इधर उधर लगातार वायरल होती रहती है, हासिल कर लीजिए। एस कुमार से आप पत्र लेखन सीख सकते हैं। दूसरा आप जो और ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन के लिए आदित्य की किताब ले सकते हैं। इनका जो इस ग्रामर सेक्शन के लिए एक तो सबसे बड़ी पहली कमांड जो आप इससे बनाइए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि 60 से 70% ग्रामर फिर वही रिपीट होता है। लेकिन क्या होता है, जो और एक्स्ट्रा वाला आता है उनके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। तो आप घटना चक्र की चाहे ले लीजिए, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की या यूथ की, दो कम से कम, मतलब एक तो गाइड ले लीजिएगा, इनमें तीनों में से एक गाइड। इसके अतिरिक्त आप किताबें पढ़िएगा, हरदेव बाहेरी की और वसुदेव नंदन अग्रवाल में से एक दो। अगर आप दो दो रिसोर्स फॉलो करके अच्छे से कर लेते हैं तो हिंदी में अच्छा नंबर आना तय है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम निबंध की। तो निबंध देखिए क्या है, निबंध निबंध मुख्य रूप से ऐसा टॉपिक है कि इस पे आपको बेहतर ढंग से सेशन लिया जाए। लेकिन मैं थोड़े छोटे पार्ट में बताऊं अगर, तो निबंध क्या है कि हमारे यूपीपीसीएस में 150 नंबर के 3 निबंध आते हैं। ठीक है, और उसके 3 पार्ट भी है सिलेबस में। तीनों पार्ट में से एक एक निबंध पूछा जाता है। मतलब एक एक नहीं, 3-3 निबंध होते हैं जिसमें से एक सेलेक्ट करना होता है आपको। तो आप जब एक सेलेक्ट करिए तो उनमें करिएगा, जैसे एक संस्कृति, एक मतलब साहित्य से संबंधित ज्यादा जनरली पूछ लेते हैं कभी कभार। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा समाज के क्षेत्र में होता है, तीसरा राजनीति के क्षेत्र में होता है, ऐसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक होता है, मतलब कृषि उद्योग एमएसएमई ये सब। ठीक है, तो निबंध पे मैं यही कहूंगा कि निबंध पे मैं एक सेपरेट सेशन ले लूंगा। ठीक है, और टाइम भी ज्यादा हो रहा है। अब मैं आपके किसी के अगर कुछ डाउट है तो वो हमसे पूछ लीजिए। मैं आंसर राइटिंग से संबंधित सेशन अपना यही कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, आपके डाउट, टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, हाँ यस सर। बताओ। हाँ शिवांशी। सर जैसे मतलब प्रीलिम्स अभी हो गया है, लेकिन अभी उसके रिजल्ट का थोड़ा डाउट है, तो इस समय क्या करें? कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? सर मेरे 60 के अप्रॉक्स। देखो 60 के अप्रॉक्स बन रहे हैं तो 60 के अप्रॉक्स पे मेरे हिसाब से प्रीलिम्स बहुत मुश्किल। ठीक है, हम्म। सीट, क्योंकि उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि, तो आप क्या कीजिए, अगर आपके 60 के अप्रॉक्स बन रहे हैं, कैटेगरी क्या है आपकी? सर ओबीसी। ओबीसी। तो देखो हमेशा जनरल और ओबीसी को ध्यान में रख के चलना चाहिए। जो भी चाहे एससी कैंडिडेट हो, एससी में किसी कैटेगरी पे नहीं बात कर रहा। और हाँ, जैसे बहुत लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो मैं कट ऑफ अपने दृष्टिकोण से बताऊं तो मेरा जो मानना है, जैसे बहुत लोग 75 कह रहे हैं, 74 कह रहे हैं, तो उतना नहीं। मैं कम से कम देखिए 78 से 80 क्वेश्चन कट ऑफ जानिए मेरे हिसाब से। बहुत मतलब ये नहीं कह रहा आपसे कम पे भी है, लेकिन मेरा मानना है कि 78 प्लस माइनस 2, मतलब 78 प्लस माइनस 2 कट ऑफ जनरल की रहेगी, 80 के अराउंड ओबीसी, 80 के अराउंड ओबीसी कट ऑफ रहेगी। अब इसी के अनुरूप आप लोग क्या
आप डिसाइड, तो ये मेरा मानना है। बाकी जिनका भी स्कोर 70 से लेके 80 के बीच में है, उन्हें इधर 2 महीने मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और जिनका स्कोर इससे भी कम है, 50-60 के रेंज में, उन्हें क्या है, पीटी और मेंस दोनों साथ में लेके चलना चाहिए। मेंस पे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे, बाकी प्रीलिम्स पे, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तब तक कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि वो 2 से 3 घंटे केवल मेंस पढ़े, बाकी 2 से 3 घंटे मतलब डेली 2-3 क्वेश्चन लिख सकते हैं और पूरा टाइम पढ़ दें। और पीटी वो अपना बाइफरकेट कर लेंगे, 75% टाइम है उतना केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ें। फिर उसके बाद जो 70 से 80 वाले, 70 से 80 वाले, तो 70 क्वेश्चन जो 80 के में है, एसटी वाले में है, उन्हें तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 से, ठीक है। और जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी और जनरल वाले, और जिनका 75+, तो 75+ के जो थोड़ा संभावना के रडार में आते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे ढंग से रखना चाहिए, क्योंकि मेंस ही है जो हमें सेलेक्ट फाइनली अधिकारी 70 से 80। अब इसमें क्या है, जो डाउट में रह जाएंगे उनकी देखिए प्रीलिम्स की तैयारी इतनी खराब नहीं है, वो ह्यूमन एरर इसी वजह से 4-5 क्वेश्चन पीछे रहेंगे। तो उन्हें क्या करना चाहिए, अभी 2-3 महीना जब तक पीटी क्लियर नहीं हो जाता, कि 2000 जो हमारा 25 चल रहा है कि मई में होगा या जून में, क्योंकि मई में यूपीएससी का पीटी है, तो संभावना है उसके बाद पहले, क्योंकि आरओ का ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये बात करते हुए आप लोग तैयारी कीजिए, तो जो भी कटाव में है क्लियरिटी, तो उन्हें बिल्कुल वो कर देना चाहिए जो 70+ स्कोर करते हैं। और एसटी एसटी कैटेगरी में तो मेंस लिखना की संभावना प्रबल है, लेकिन अगर जनरल ओबीसी है 70+ वाले में, उन्हें भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भाई मेंस ही अल्टीमेट रिफ्लेक्ट करवाएगा, और प्रीलिम्स अभी आपका तुरंत होने वाला है नहीं। तो जनवरी फरवरी कम से कम आप जरूर मेंस की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? सर अगर मेंस ऐसे बता रहे हैं आप कि मेंस करना चाहिए, तो वो कैसे स्टार्ट करें, ये नहीं समझ में आ रहा कि किस सब्जेक्ट से करें। मैं बता दे रहा हूँ इसके लिए। देखिए, इनके लिए करने के लिए ये होता है कि आप जीएस 4-5-6, जीएस 4-5-6 क्या है, कोर स्टैटिक पार्ट है आपका, ठीक है। तो जीएस 4-5-6 जो है, इन पे काम करना चाहिए। और जिन्हें केवल और केवल मतलब जिनका बहुत पीटी खराब है, उन्हें जीएस 4 पे ही काम करना चाहिए केवल, ठीक है। जीएस 4 पे ही काम करना चाहिए। क्यों काम करना चाहिए? क्योंकि जीएस 4 हमेशा के लिए काम आने वाला है। यूपी स्पेशल आपका देखिए हमेशा के लिए काम आने वाला है। अभी इतना जल्दी सिलेबस बदलने वाला है नहीं, और कुछ भी बदल जाए लेकिन जीएस 4 नहीं बदलेगा। बाकी देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आप जनरली बीटी में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इससे आप डेवलप करेंगे। जीएस 4 पे आपने काम किया और आंसर राइटिंग कर ली, तो आपको क्वेश्चन आंसर की बेसिक समझ हो जाएगी, तो आप उसके माध्यम से सारा चीज हैंडल कर पाएंगे। तो इस वजह से मेंस की आपको समझ होनी चाहिए। और जिनका भी जिन्हें मतलब ये डाउट है कि मेरे कम आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्हें 4-5-6 इस पे काम करना चाहिए, 4-5-6। और हो सके तो वीक में या 15 दिन पे एक एस्से लिखना चाहिए, जो आप में आपके अंदर राइटिंग स्किल डेवलप करने में बहुत सहायक है, ठीक है। और कोई सवाल? जी सर। सर आंसर जैसे जो लिखे वो चेक कैसे कराएं, ये नहीं समझ में आता। चेक कराने के लिए आपके पास ये है कि चेक कराने के लिए एक तो आपको सबसे चीज ये करना चाहिए कि आपके आसपास अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, कोई दोस्त है आपका, नहीं है अगर, तो सर आप मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू दिया हुआ कोई कैंडिडेट है तो उससे जुड़ जाइए। और दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आजकल टेलीग्राम पे देखिए एक तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण है, लोग कह रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए, जो भी ये कह रहा है कि 999,000 रुपए में अगर कोई एक पेपर की आंसर राइटिंग करके दे रहा है, तो वो आपसे क्या कमा लेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या है, अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की क्वालिटी खराब हो बात अलग है, नहीं तो 999 रुपए और 1,500 रुपए लेके अगर आपसे आंसर राइटिंग करा के आपके अंदर वो आंसर राइटिंग की स्किल थोड़ी सी डेवलप कर दे रहा है, तो आपको बहुत बड़ा काम कर रहा है। बड़ी बड़ी कोचिंग देखिए आपके बहुत लाखों मैंने बहुत संख्या में देखा है लड़कों को कि दृष्टि आईएएस से, ध्येय आईएएस से पढ़ के उन्होंने आंसर राइटिंग का उन्हें एबीसीडी नहीं आता, और पूरा फीस पढ़ के पूरा साल पढ़ के चले आए हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, किसी भी पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे टेलीग्राम पे चल रहे हैं। एक हमारा भी चल रहा है पीसीएस वाला का, तो उसमें तमाम है। जीएस 4-5-6 3 पेपर पे हम लोग अभी आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, ठीक है। मेरे मार्गदर्शन में चल रहा है, हमारी एक टीम है अच्छी खासी, तो उसे आप ज्वाइन करिए, वो आपको जैसा बताएं वैसा करते जाइए। ये आपके बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। यही एक चीज है जो आपको आगे बढ़ाएगी। और कोई सवाल किसी? सर कॉस्ट क्या है उसकी जो आप चला रहे हैं?
क्या? टीसीएस वाला पे जो चल रहा है प्रोग्राम, उसकी कॉस्ट? देखो, उसकी एक पेपर की 999 रुपये है, तीनों पेपर जो ज्वाइन करता है उसका 2699 रुपये है। अच्छा। और सर अभी पीडीएफ के बारे में आपने बताया, शून्य आईएएस और ओनली आईएएस, हाँ हाँ। ये पीडीएफ मतलब उनके तो टेलीग्राम सेशन पे तो अभी अवेलेबल नहीं है, चेक किया, तो देखिए, वो जो कैसे मिलेंगे? है, जो शून्य आईएएस और उनकी है, ये पीडीएफ आपको अगर अभी अपडेटेड इस बार की नहीं आई, वैसे आई जरूर होंगी क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम मुख्य परीक्षा हो चुका है, तो आप लोगों को देखिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, जी तो सर। जहां से भी हो पाएगा मैं करवा दूंगा डेटा बुक। थैंक यू सर। सर यूपी स्पेसिफिक डेटा नहीं मिल रहा है कहीं पे, अगर आपके पास हो सर भिजवा दीजिए। देखिए, यूपी स्पेसिफिक डेटा इसलिए नहीं मिल रहा है कि है ही नहीं, अभी किसी ने उस तरीके से बनाया ही नहीं है, तो इसके लिए देखिए, जो जैसे आप सुनिए मेरी जैसे बात। सर मान लीजिए, जैसे सर 5-6 में जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं इसमें, मतलब उसमें जैसे क्या है कि डेटा का यूज कहीं कहीं पर रहा है, तो उसके लिए कहीं डेटा मिल नहीं रहा है सर, तो वही दिक्कत हो रही है ना सर। मैंने कहा कि अपना देखिए, आपके पास क्या है, कोई ऐसा है ही नहीं, आपके पास ऐसा कोई डेटा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी ने बनाया ही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और उसमें डेटा के लिए एक ही चीज आपके पास है, उत्तर प्रदेश का बजट। इस बार शायद आर्थिक सर्वेक्षण जारी ही नहीं हुआ है, तो पिछली बार वाला आर्थिक सर्वेक्षण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का बजट, तो ओरिजिनल कॉपी जी आपको मिल जाए नेट पे, उससे आप डेटा इकट्ठा कीजिए जितना हो सके, और उसमें जी सर, अच्छा। कुछ ना कुछ डेटा है। ओके सर, ओके। हाँ, और किसी का कोई सवाल? सर एक चीज और पूछना था मुझे, हाँ, जैसे 2000 के मतलब एग्जाम यूपीपीसीएस देना है, तो उसके लिए अभी तो टाइम है, तो जो आप कंटेंट बताए हैं वही फॉलो करना चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं? देखिए, जिनके पास टाइम है और कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने कंटेंट बताया है, अगर वही कंटेंट आप फॉलो करते हैं तो आपको काफी चीजें बनी बनाई मिल जाएंगी, फिर आपको केवल वैल्यू एडिशन पे या जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है यार इसमें ये होना चाहिए, उस पे काम करेंगे। ठीक है, तो आप उन कंटेंट को ही फॉलो कर सकते हैं। और किसी का कोई डाउट? सर प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा क्या किया जाए? हाँ, प्रीलिम्स के लिए देखिए एक्स्ट्रा ये किया जाए कि आप निरंतर और मतलब वीकली ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट लगाइए। अब ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब है एक ही लगाना है, ये नहीं कि यार मैं, कुछ लोग सोचते हैं मैं टेस्ट ही लगाता रहूंगा स्कोर बढ़ जाएगा। आप देखिए 150 टेस्ट लगा लीजिए किसी भी कोचिंग का, कई सारे कोचिंग है, 150 सवाल नहीं फंसा पाएंगे एग्जाम पे। ठीक है, तो टेस्ट क्या होता है, अभ्यास का जरिया होता है केवल। आपने इतने सारे टेस्ट सीरीज लगाई होंगी, बहुत सारे टेस्ट, आप यूपीपीसीएस का पेपर उठा के देख लीजिएगा, औकात में आ जाएगा वो टेस्ट सीरीज वाला। ठीक है, तो जी। आप मुख्य रूप से वीक में एक टेस्ट लगाइए किसी भी कोचिंग का, कहीं से भी जो आसानी से अवेलेबल हो। और अभी आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो उस पे हमारी टीम आपको फ्री में एक टेस्ट आरओ के लिए उपलब्ध करा रही है, डेली। डेली नहीं तो हर दूसरे दिन। बहुत सारी कोचिंग का ही है वो, हमारा नहीं है पर्सनल। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि वही वैसा ही टेस्ट हम भी बनवाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम किसी ना किसी का उठा के आपको दे देते हैं। तो वो मिल जा रहा है, वहां से आप अभ्यास कीजिए। अब नंबर कैसे बढ़ेगा, तो नंबर ऐसे बढ़ेगा कि आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो टॉपिक जो आपको रिलेवेंट लग रहे हैं, जो फैक्ट, उन्हें एक पेज पे नोट कर लीजिए, उन्हें आपको याद करना ही है। कुछ पुरानी स्कीम्स हैं, कुछ पुरानी घटनाएं हैं जो बार बार आती ही हैं एग्जाम में, उन्हें आप याद कर लीजिए। तीसरी बात कि आप जब टेस्ट सीरीज लगाइए तो सब्जेक्ट वाइज आप अपने वर्गीकरण, आप उसे कितना क्लासिफाई कर पाते हैं वर्गीकृत, कि यार हिस्ट्री में मेरे 22 सवाल आए थे इस पेपर में, मैंने क्या किया, 17 सही किए, 5 गलत किए। 5 कौन से गलत किए, उन टॉपिक्स को आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप टेस्ट लगा के उसका एनालिसिस जब आप ढंग से करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, यही शर्त है बेसिक की टेस्ट में अच्छा परफॉर्म आप कर पाएंगे, ये आपके ह्यूमन एरर को भी कम कर देगा। ठीक है, और कुछ? जी सर, थैंक यू सर। ओके। सर एक चीज और पूछनी थी। जैसे सर मान लीजिए, जो मतलब आपने जो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो बता दी, जैसे मेन बॉडी के जो क्वेश्चन होते हैं सर, तो जैसे उसमें मान लीजिए सर कि जैसे मान लीजिए बेरोजगारी पे पूछा कि बेरोजगारी के कारणों की चर्चा कीजिए। हाँ हाँ। कि मतलब कैसे बेरोजगारी, तो सर हम मान लीजिए हम तो फिर उसके बाद पहले बेरोजगारी का डिफिनीशन देंगे किसी के, या तो डेटा के अनुसार, या तो मान लीजिए कोई कुछ उसका डिफिनीशन दिया उसके अनुसार, फिर उसके बाद कारण बताएंगे। क्या उसके बाद हम जैसे एक्स्ट्रा चीज, जैसे सरकार क्या प्रयास कर रही है इसको कम करने के लिए,
क्या या तो जो क्वेश्चन पूछा वही लिखे कि या एक्स्ट्रा चीज भी लिख सकते हैं उसमें, ये चीज? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जब खुद में शुरू किया था तो मुझसे यही होता था, मैं सरकार के प्रयास के उपाय मान लेता था। ठीक जी है, सर। सरकार के प्रयास को आपको उपाय नहीं, सरकार के प्रयास आप एग्जाम्पल के रूप में लिखिए। या तो जब आपका सवाल क्लियरली कहे कि हमें जी। कम करने से संबंधित या बेरोजगारी कम करने से संबंधित सरकारी उपायों का विश्लेषण कीजिए, या क्लियरली कहे। और नहीं तो आप क्या कीजिए, जैसे आपने बताया, तो आप उसमें पॉइंट क्रिएट कीजिए इस तरीके से, जो फैक्ट है सरकारी योजना है, कि जैसे आपने कहा कि सरकार हमें कौशल विकास मिशन को क्या है, क्रियान्वयन करना चाहिए, एक उपाय। दूसरा उपाय आपने बताया कि जैसे एमएसएमई के लिए जो विकल्प योजना एक हमारी, ठीक है, या स्ट्राइक योजना, स्ट्राइक इनका लागू किया जाए, तीसरा उपाय। ये तीसरे चौथे उपाय नहीं हुए, आप इन्हें उदाहरण बनाइए, पॉइंट एक बनाइए। आप ये कि सरकार एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। बात समझ, अच्छा अच्छा। कि सरकारी सर नीतियों, आवाज फंस रही है सर, आपकी आवाज फंस रही है। हाँ आवाज आपकी फंस रही है सर, क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है। हाँ सर। नहीं सर, जैसे मान लीजिए हमने कारण बता दिए, तो हाँ उसी के अंतर्गत ये जो उपाय बताए हैं सर, कि जैसे मान लीजिए एमएसएमई में क्या मतलब बेरोजगारी दूर करने के लिए है, फिर मान हाँ लीजिए औद्योगिक सेक्टर में क्या 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 चल रहा है सर, और हाँ, सेक्टर में जैसे मान लीजिए और मतलब पहलुओं को उसको हम एक करेंगे, लेकिन अलग से ये चीज नहीं बताएंगे हेडिंग डाल के सरकार के प्रयास, यही चीज सर। अलग से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे उसी में सम्मिलित कीजिए। जब आपने उपाय बताया तो उपाय में आप एग्जाम्पल के थ्रू सर, एग्जाम्पल के थ्रू उसमें। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझिए, जो ज्यादातर टॉपर्स या जो ज्यादा अच्छा स्कोर किए हैं जीएस पेपर थर्ड में या जीएस पेपर टू में, क्योंकि उनमें इनकी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, उनका ये कहना है कि कॉपी से मैंने सीखा है, क्योंकि मैं अपने आप से तो जान नहीं जाऊंगा, फिर मैंने वो किया तो क्या है। तो इस वजह से जब भी आपसे पूछा जाए, कि आपसे जैसे मान लो पूछा गया कि गरीबी कम करने के लिए कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए, सर। पहला उपाय बताया कि ये जैसे मान लो आपने बताया कि जागरूकता को का प्रसार किया जाए, एक सिंपल जो सबके पास होता है, तो जागरूकता का प्रसार किया जाए। फिर आपने ये पॉइंट लिख दिया, आप उसी में सरकार के द्वारा किए गए प्रयास को उदाहरण बताइए। जैसे सरकार ने कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया हो, सरकार ने कोई योजना जारी की हो, सरकार ने कोई एनजीओ को सपोर्ट किया हो उस तरीके से, ठीक है, उसे आप एग्जाम्पल बनाइए। आप बताया कि ठीक है, समझ गए ना बात। ओके सर, थैंक यू। और कोई किसी को कोई सवाल हो? ठीक है, तो आज का सेशन मैं यही कंप्लीट करता हूँ। हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें भी जुड़ना होगा जुड़ जाइएगा। कंटेंट भी हम आपको बहुत जल्द ही, मतलब मान लीजिए आप 25 जनवरी तक ही यूपी स्पेशल का जीएस 5 6 का मेरे द्वारा लिखित कंटेंट आ जाएगा। अभी हमारा और सर और सर ये जो सोशल इशू का आप बता रहे थे, मतलब पीडीएफ कहाँ से मिलेगा सर? हाँ, ये देखिए, जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में नंबर दिया गया है ना एक, जुड़ने के लिए, तो हमारे सारे पीडीएफ में सारे जो भी है पीसीएस वाला ग्रुप में आप जुड़ेंगे, तो उसमें क्वेश्चन पेपर भी कभी शेयर किया जाता है। तो एक 70 80 38 76 करके नंबर है, वहीं से वो सारी चीज आपको बता देंगे कैसे हासिल करना है, वो उसी पे मिलेगा, उन्हीं के जरिए। ओके सर। ठीक है, तो जो जिन्हें भी कोई भी मुद्दा कहना होगा कभी भी, मेरा भी नंबर उसमें शेयर है ग्रुप में, मैंने खुद ही अपना नंबर मेरे टीम ने शेयर किया है, तो आप लोग इसे, और उनका भी नंबर शेयर है जो हमारे एडमिन है और मैनेजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो आप उसके माध्यम से सारी चीज हासिल कर सकते हैं। किसी भी को कोई भी इशू हो तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू सर।